अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं दिशान साहब, दिशान सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दिशान भाई? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं मुआज भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिशान भाई को आज हमने इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट वन ऑफ अ वेरी गुड टॉपिक, फन खत्ताती। हम कैलीग्राफी के ऊपर इनसे आज बात करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे और इनसे मालूम करेंगे। तो दिशान भाई, अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगा क्योंकि एक फ़न है, तो ये बताइए कि क्या ये आपका ख़ानदानी जो है वो आपको ख़ानदान से एक तरह से विषय मिला है या आपको जी कुछ शौक हुआ है? तो क्या कैसे शुरुआत हुई और कैसे सीखा, क्या हुआ और आप आजकल क्या कर रहे सही है। सही है। तो जैसे कि आपने बताया कि मोहम्मद ज़ीशान नसर मेरा नाम है, तो एक्चुअली तो ये मेरे वालिद साहब हैं नसरुल्लाह मेहर। तो जो नसरुल्लाह मेहर साहब हैं, उन्होंने 1980s में जो है ना, उन्होंने कैलीग्राफी सीखनी शुरू की। तो उन्होंने पहले अपना सफ़र जो स्टार्ट किया वो कराची से स्टार्ट किया। तो कराची में उन्होंने जो डिफरेंट जो है फिर जगह पे जॉयजेट्स हैं, सबरंग है, जासूसी वगैरह है, इन सब में जो है वो हाथ से किताबत करते रहे। तो हाथ से किताबें उन्होंने काफ़ी सारे डाइजेस्ट्स लिखे हैं। फिर उसके बाद कराची में थोड़ा-सा जब ज़वाल आया, वहाँ पे कंप्यूटर आ गया 90s के दौर में। तो 90s में आके थोड़ा ज़वाल आया, कंप्यूटर आ गया, तो वहाँ पे काम जो है ना, ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए। तो काम थोड़ा डाउन हुआ, तो फिर वही सब वापस हम सरगोदा से हैं, हम हमारा मेन जो मतलब शहर है, आबाई शहर, वो सरगोदा है। तो वालिद साहब वापस सरगोदा आ गए। तो फिर सरगोदा में ही वालिद साहब ने अपना जो है वो काम शुरू कर दिया। वहाँ पे सरगोदा में एक सरगोदा के बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, ज़हीरुद्दीन ज़हीर साहब। तो वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है, 5-10 साल हो गए हैं। तो वो बहुत बड़े नाम था सरगोदा सिटी का। तो वो एक्चुअली तो पेंटर थे, लेकिन खताती भी जो है वो बहुत अच्छी करते थे। तो उन्होंने फिर वालिद साहब उनके साथ जो है अटैच रहे, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो उसके बाद फिर अपना भी साथ-साथ काम करते रहे मुख्तलिफ। तो वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक कुरान मजीद की पूरी कैलीग्राफी, उसकी तर्जुमा और उसकी तफसीर के साथ की है, मुकम्मल हाथ से। हाँ, वो तफसीर जवाहिरुल कुरान, उसकी कैलीग्राफी पूरी मुकम्मल, वो तकरीबन कोई 5-6 हज़ार सफ़हात हैं। 5-6 हज़ार सफ़हात वो वालिद साहब ने कोई 6 साल के अरसा में मुकम्मल किया है। तो हाँ, तो उसके अलावा फिर इसी तरह फिर वालिद साहब को ने देखा आहिस्ता-आहिस्ता कि इधर भी कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर का दौर आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो वालिद साहब को भी शौक पैदा हुआ कि जो है ना, कंप्यूटर में क्यों ना अपनी कैलीग्राफी को हम कंप्यूटर में लेके आएँ। क्योंकि जदीद दौर सारा कंप्यूटर का आ रहा था, नज़र आ रहा था। तो मेरे ख़्याल में 2005 की बात है, 2005 में मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की थी। तो मैट्रिकुलेशन के बाद जो है ना, वालिद साहब को मैं देखता था कि उन जो है ना कंप्यूटर में वो पहले अल्फ़ाज़ लिखते, फिर उनको ट्रेस करके कंप्यूटर में लेके जाते, स्कैन करते। तो उसके बाद फिर उनको ना इलस्ट्रेटर या क कोरल ड्रॉ उस वक़्त था, ज़्यादा तो यूज़ होता था कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ 9 का वर्ज़न उस वक़्त चल रहा था। तो कोरल ड्रॉ 9 में वालिद साहब इससे करते थे, उनकी जो है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते थे कैलीग्राफी को। तो ट्रेस के फिर उसकी नोड्स एडिटिंग के ज़रिए उनकी नोक पलक सँवारनी, और यानी जो एक प्रॉपर शेप बनाने के लिए उन्होंने फिर यानी जो है ना वो सारा जो प्रोसीजर होता था वो करते थे। तो उसके बाद फिर उसका प्रिंट आउट लेते थे और ओरिजिनल के साथ मैच करके देखते थे कि ओरिजिनल का और जो उन्होंने मॉडिफाई करके जो शेप वेक्टर में निकाली है उसका रिजल्ट क्या है। तो मतलब ये काफ़ी अरसा वो काम करते रहे हैं। तो मैं जब तकरीबन आया 2009 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो इसी दौरान जो है ना मुझे भी थोड़ा-सा इसका शौक पैदा होना शुरू हुआ। तो वालिद साहब पहले कहते तो थे मुझे कि कैलीग्राफी तुम भी सीख लो, तुम भी कोशिश करो, मश्क किया करो। तो हैं? लेकिन बस वो बचपन में जो तख्तियाँ वगैरह लिखी थी ना, वो कलम दवात लेके तख्ती लिखा करते थे, तो वो ही लिखी थी उस वक़्त तो ज़्यादा। तो बाद में कभी-कभार फिर कुछ अरसा वालिद साहब ने इस तरह किया कि बटर पेपर होता था, ट्रेसिंग पेपर होता है एक, जी। ट्रांसपेरेंट, तो उसमें वालिद साहब नीचे लिख के देते थे और मुझे कहते थे कलम से ऊपर पेपर रख के ना ये ट्रेसिंग पेपर और इससे अल्फाज ट्रेस हो। तो कुछ हुँ, ऐसा वो मैंने किया। तो लेकिन मुझे ना कैलीग्राफी में मतलब सिंपल हैंडमेड कैलीग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ उस वक़्त। तो सही। ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता ना जब भाई साहब फिर कंप्यूटराइज़्ड काम करने लग गए, कंप्यूटर पे उन्होंने अपना ट्रांसफ़र किया, तो उसके बाद फिर जो है मुझे भी जो ना थोड़ा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने वालिद साहब के साथ मिल के जो है इस पे काम करना शुरू किया। असल में ये कंप्यूटराइज़्ड कैलीग्राफी या फ़ॉन्ट्स डेवलपमेंट या जिसको हम डिजिटल कैलीग्राफी बोलते हैं, इसका कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं से भी कोई भी इसको सिखाने वाला नहीं है। ये हमने जो है खुद ही रिसर्च किया है इस पे। यानी तकरीबन 15 साल, तो 16वाँ साल जा रहा है वालिद साहब को इस फ़ील्ड में आए हुए।
और 2009 से अब 2020 11 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। माशाल्लाह, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो एक तरह से मतलब आपको और वाले साहब का है ना वो कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह से काफ़ी वसी और ईद है, और बहुत बहुत ज़्यादा है ना वो पुरअसर भी रहे कि आपके वाले साहब की खिदमत और अब भी जो वो आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो निशान आप ये बताइए कि कैलीग्राफी जो खत्ताती होती है वो होती क्या है? सही है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो यूं कह लें कि दे कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, कि इसमें ब्यूटीफुल राइटिंग आपने खूबसूरत लिखना है, अच्छा लिखना है। इन सिंपल वर्ड्स तो ये बात है कि कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो लेकिन अगर हम इसको डिटेल में जाके डिस्कस करें तो खताती में बहुत सारे इसके दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ कैलीग्राफी। उसमें एक जो उसका है एस्थेटिकल एस्पेक्ट है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं उसका जो है जमालियाती पहलू है। तो जिसमें यानी उसकी खूबसूरती है, जिसमें अगर हम देखें कि एक लफ्ज़ है कैलीग्राफी हुई हुई है उसकी, वो हम देखने वाले को अपील करता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जहाँ भी आप कोई कैलीग्राफी देखते हैं हमेशा आपको जो है वो आपको खूबसूरत लगती है, बजाय इसके कि आपको चाहे समझ आ रही हो या ना आ रही हो, आपको अपील वो ज़रूर करेगी, क्योंकि इसमें एक एस्थेटिक है। आप इसमें एक जमालियात का एक पहलू है, एक फ़न है, तो उसमें जो है वो आपको लाज़मी अपील करेगी, चाहे आपको समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो एक तो इसके ये पहलू है, और फिर इसी में जो है यानी थोड़ा-सा इसका पहलू है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका स्पिरिचुअल वे एस्पेक्ट है, रूहानी पहलू। तो रूहानी पहलू असल में इसमें ये हुआ कि मतलब स्टार्ट ही से जब से कैलीग्राफी में काम शुरू हुआ, तो फिर जब मतलब हम एज़ अ मुस्लिम जब इस्लाम का जो है वो बोलबाला शुरू हुआ, तो उस वक़्त जो सारा इस्लाम जो हम तक पहुँचा है, जो शुरू से लेके तो वो कुरान करीम पहुँचा है हम तक, वो किसके ज़रिए? वही किताबत के ज़रिए, वही की किताबत होती थी, कातिबीन वही, काफ़ी सहाबा कराम थे, उन्होंने वही की किताबत की, फिर वही उन्होंने असल में इस्लामी अदवार में इस फ़न को बहुत ज़्यादा जो प्रमोट किया गया है, कि बाकायदा को फिर जब कुरान मजीद की खताती हुई इसमें, फिर अहादीस मुबारका की खताती हुई, तो आगे यानी ये सिलसिला चलता गया, काफ़ी लंबा से ये सिलसिला चला है। तो इससे जो है यानी आप इसमें अब देखें अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद में फरमाया है कि नून वल कलम वमा यस्तुरून, कि नून की कसम और वो कलम जिससे लिखा जाता है, उसकी कसम अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो है वो उठा रहा है। कसम खाकर अल्लाह ताला जो है वो बयान करते हैं, यानी कलम एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी जो ताकत है, जिसकी पावर की कसम अल्लाह ताला खुद उठा रहा है। तो उसके बाद इसी तरह जब पहली वही नाज़िल हुई है, तब भी अल्लाह ताला ने कहा है अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि अल्लाह वो है जिसने लोगों को जो इल्म सिखाया है वो कलम के ज़रिए सिखाया है। तो इसी तरह जो मतलब हमारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें लोहो कलम है, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है वो कलम को तख्लीक किया। तो कलम को तख्लीक किया और उसे कहा कि तुम लिखो। तो लिखो, तो वो कलम लिखा कि या रब्बी ज़ुल जलाल मैं क्या लिखूँ? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वो सब कुछ लिखो जो आज के बाद होगा। जिसे हम जो कहते हैं कि लौहे महफूज़ में सब कुछ लिखा गया है। तो वो ये लौहे महफूज़ जो है, लौह कलम जिस जो बोली जाता है कंसेप्ट या टर्म है, वो इसी से है कि जो है लौहे महफूज़ में अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया और वो सारा जो आगे आने वाले हमारे हैं वाक़यात वो लिखे गए। तो मतलब कलम की जो है वो इस्लामी इसमें जो है स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो ये यानी इसकी बेसिक है कि इसको इस्लाम ने फिर बहुत ज़्यादा फ़ोकियत दी, जब जैसे-जैसे कुरान करीम इसमें लिखा गया, फिर इसके अलावा सहाबा ने सबसे पहले तो यानी कातिबीन वही थे, उन्होंने जो है वो लिखी। अब इसी तरह एक कौल है मशहूर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि उन्होंने फरमाया कि अकरिमू औलादकुम बिल किताबा, कि अपनी औलाद को जो है वो किताबत के ज़रिए तकरीम दो। यानी अपनी औलाद को जो है वो किताबत सिखाओ और इससे उनकी इज़्ज़त बनेगी। तो यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, उससे पहले पिछले सहाबा में, फिर ऐसे-ऐसे ये ग्रेजुअली सिलसिला चलता रहा है। फिर जो है वो बनु उमय्या की हुकूमत आई, दौर खिलाफत आई, उसमें भी बहुत बड़े-बड़े कैलीग्राफर्स पैदा हुए, उन्होंने जो है वो कैलीग्राफी की। तो इसी तरह यानी ये सिलसिला एक बहुत लंबा सिलसिला चला आता रहा है। वैसे तो यानी कैलीग्राफी कहते हैं कि सबसे पहले कैलीग्राफर जो थे ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अपनी वफ़ात से तकरीबन 250 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है ना, कुछ नक्श वग़ैरह चीज़ों के नाम वग़ैरह जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाए थे, वो लिख कर उन्होंने जो है कहीं पे उन्हें दफ़ना दिया था। तो फिर जब तूफ़ान नूह आया तो उसके बाद वो जो है क्या नाम है
वो कहीं से उन्हें मिले, फिर लोगों ने उनको ट्रांसलेट किया, पढ़ा, तो मतलब उनको फर्स्ट कैलीग्राफर माना जाता है। तो इसी तरह यानी क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट इंसान वही हैं, एज़ अ जी, मुस्लिम जी। हमारा तो यही बिलीफ है। तो हुँ, इसमें फिर उन्होंने यानी ये चीज़ें क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें चीज़ें सिखाई थी, चीज़ों के नाम सिखाए थे, तो वो आगे उन्होंने जो ट्रांसफ़र किए, ज़ाहिर है इल्म जो भी है उसको ट्रांसफ़र करने का जो ज़रिया है मेन, वो कलम है। कलम से लिख के जो बुक है लिखी जाती है, कलम से लिखी जाती है। कुरान करीम नाज़िल हुआ, हम तक पहुँचा कैसे सहाबा ने लिखा, कातिबीन ने कलम से लिखा। तो यानी हुँ। कलम जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है खताती में। सही, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो कलम के थ्रू ही काफ़ी सारी जितनी भी इवन हम जो कुरान मजीद से पहले जो मुसहफ़ के लिए जो सहीफ़े के जो वर्ड यूज़ हुआ था जी, कि जी। जी, मुख्तलिफ़ जी। अंबिया को जो सहीफ़े अता हुए, उसमें भी कहीं न कहीं ये है कि सहीफ़े उसके ऊपर भी इबादत जो हैं और इबारत जो हैं, वो लिखी हुई होती थी जी, नक्शों जी। पे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हमें बेसिक एक बहुत आपने है ना वो जामे और बहुत ही मौसर आपने है ना तरीके से खताती के बारे में बताया। कैलीग्राफ़ी की अगर जी, जी। हम टाइप्स की बात करें, क्योंकि देखें आपने शुरू में बताया कि लिख के होती थी, हमें जो हिस्ट्री बताती है वो भी होती है। जी, लेकिन जी। फिर एक दौर आया जब कंप्यूटर आया, फिर डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वो हुँ। सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगी। तो आप हमें इसकी टाइप्स के बारे में कुछ गाइड कीजिए कि क्या कितनी टाइप्स हाँ। होती हैं? जी। जी, तो टाइप्स में अगर तो हम देखें कि बेसिकली के टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी में हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि कैलीग्राफिक स्टाइल की कौन-कौन सी टाइप हैं। यानी एक एस्पेक्ट तो इसका ये है, दूसरा ये है कि कैलीग्राफी बज़ाते खुद आगे जो है पहले कैलीग्राफी हुई, काफ़ी अरसा कैलीग्राफी चलती रही, फिर जैसे-जैसे आगे दौर चेंज होता गया ताकि कैलीग्राफी में भी इम्प्रूवमेंट आती गई, फिर डिजिटल कैलीग्राफी का दौर आया। आजकल जो कैलीग्राफी का दौर चल रहा है डिजिटल कैलीग्राफी है, फिर इससे ही अगली फॉर्म है इसकी कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स, जिसमें जो है वो यानी आप कंप्यूटर के ज़रिए टाइप कर सकते हैं, जस्ट टाइपिंग कमांड के ज़रिए आप कैलीग्राफी हासिल कर सकते हैं। उसके पीछे एक ढेर सारा मैकेनिज़्म है, वो ये नहीं है कि बस एक दफ़ा हो गई। असल में आम लोगों को जब हम प्रेज़ेंट करते हैं ना कि जी, ये कैलीग्राफी है और ये कंप्यूटर कर रहा है कैलीग्राफी, और कि हुँ, ये कंप्यूटर फ़ॉन्ट है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है, जिसके बाद ये इस काबिल हुआ है। कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर को जो हम इनपुट देंगे, उसने उसी को प्रोसेस करके आउटपुट देना है। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट, कोई जो चीज़ है, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो लामुहल्ला उसके पीछे बरसों की मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे लॉजिक्स लगी हुई हैं, तब आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है, वो एक एक्यूरेट और परफेक्ट रिज़ल्ट है। तो अगर दूसरे सही। में उसमें इसकी मैं डिटेल आगे आपको मज़ीद बताऊँगा, तो अभी मैं दूसरे इसको जो कह रहा हूँ कि अगर हम कैलीग्राफ़ी की यानी राइटिंग स्टाइल्स जिसको हम बोल सकते हैं कि खतूत की अक़साम की कैलीग्राफ़ी में कौन-कौन से खतूत हैं। तो हुँ, उनमें जो है सबसे पहले हम देखें ना, तो सबसे पहले जो सबसे पुराना जो रस्मुल ख़त है वो है कूफ़िक, ठीक है, कूफ़िक रस्मुल ख़त। तो ठीक है। कूफ़िक रस्मुल ख़त सबसे पहले जो कुरान मजीद लिखा गया है ना, वो भी कूफ़िक रस्मुल ख़त में लिखा गया है। तो कूफी के बाद जो है ना फिर किस पहला कुरान मजीद उसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक जो कुरान करीम का नुस्खा तैयार हुआ जिसे मसहफ़ उस्मानी कहा जाता है। तो वो जो लिखा गया जिस रस्मुल ख़त में उसको कूफी रस्मुल ख़त कहा जाता है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट ग्रेजुअली ये जो है काम आगे बढ़ता गया और इन्होंने जो है मुख्तलिफ ख़तातीन ने इस पर काम किया। तो इस पर उन्होंने मुख्तलिफ ख़तातीन ने इस पर काम किया और लोगों को जो है वो बताया। तो इसमें एक का कुछ जो नाम्स मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मैं चलें आपको मज़ीद टाइप्स बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ हुँ, कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई, कि कब किसने इनको इन्वेंट किया, कौन है इनका जो है वो था जिसने इन्हें रिवाज दिया। तो इसमें आ जाती है एक नस्तालीक होता है, मतलब हमारी जो उर्दू है, पर्शियन है, ये जिस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, जिस कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखी जाती है, उसे हम जो है वो कहते हैं कि ये नस्तालीक स्टाइल है। तो उसके बाद एक है नस्ख स्टाइल होता है, अरेबिक नस्ख। आजकल सऊदी अरब में जो कुरान करीम लिखा जाता है, कुरान करीम मकतबा को फ़हद कुरान कॉम्प्लेक्स का जो कुरान करीम है या जो बहुत ज़्यादा अरब में यूज़ होता है, तो हुँ, वो जिस फ़ॉर्म में जिस कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा जाता है, उसको हम नस्ख कैलीग्राफी कहते हैं। तो इसके अलावा जो है और काफ़ी सारे हैं, एक है ख़त रिहान है, ख़त मुहक्किक है, ख़त दीवानी है, ख़त तौक़ी है, ख़त रिका है, ख़ुत सुंबली है, और फिर आगे ढेर सारी इसकी जो है ना वो टाइप्स आ जाती हैं।
तो सबसे पहले जो है ना एक तकरीबन ये कह लें कि 9th सेंचुरी में ना एक था बंदा, इब्ने मकला उनका नाम था। तो ये बहुत बड़े आलिम फाजिल भी थे और इन्होंने जो है ना सबसे पहले जो है ना इस इनसे पहले जो है ना सारा कूफिक जो है वो चल रहा था रस्मुल खत, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत अरसा कूफिक ही चलता रहा सिर्फ। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना 6 रस्मुल खतूत इजाद किए, 6 कैलीग्राफिक स्टाइल्स। तो वो 6 कैलीग्राफिक स्टाइल्स कौन से हैं? वो उनमें सबसे पहले उन्होंने एक है ख़त नस्ख़ है, उसके बाद मुहक्किक है, एक ख़त रिहान है और ख़त सुल्स है, ख़त तौक़ी है और ख़त रिका। ये 6 ख़त इन्होंने इब्ने मकला ने इजाद किए। तो इन्होंने ना सिर्फ़ ये ख़तूत इजाद किए बल्कि इन ख़तूत के बाकायदा असूल व ज़वाबित मुकर्रर किए कि ये चीज़ जो है किस तरह लिखी जानी चाहिए, इसके क्या रूल्स हैं, इसकी क्या लॉजिक है। ये ऐसे इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ना कलम जिससे लिखा जाता है, कलम की जो चौड़ाई होती है ना, जो विड्थ होती है उसको कत बोलते हैं। तो उन्होंने जी, कत को जो है ना लफ्ज़ों की पैमाइश की इकाई करार दिया कि कैलीग्राफी में जो मेन चीज़ है जिससे लफ्ज़ों की पैमाइश करके वो जो है लिखते हैं वो कत है। तो उन्होंने कलम के ठीक है। कत को इसकी इकाई करार दिया। तो उनके बाद जो है फिर एक और मशहूर शख्सियत है, उन्हीं के शागिर्दों में से आती हैं, उनका नाम था इब्ने बब्बाब। तो उन्होंने जो है ये इनकी जो बनती है 10th सेंचुरी 961 ईस्वी जो है ना, जी, ये इनका जो है वो वफ़ात का जो है वो पीरियड है। तो इसमें जो है ना जी, इन्होंने इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पे काम किया। ये जो थे ना क्या नाम है इब्ने मकला, इन्होंने ना कुरान करीम की किताबत की थी। इन्होंने कुरान करीम की किताबत की, उसके 29 पारे इन्होंने तक मुकम्मल किए थे, लेकिन जो 30वां पारा जो है ना, वो मुकम्मल नहीं थे कर सके, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो ये जो दूसरा मैं आपको बंदा बता रहा हूँ जो दूसरे खत्तात थे जो उनके बाद आए 961 में इब्ने बब्बाब। तो इन्होंने ज बहुत ज़्यादा जो है इसमें काम किया, उनसे सीखा और उन्होंने 30वां पारा जो आखिरी पारा था ना, वो इस तरह उसकी कैलीग्राफी की सेम उन्हीं के स्टाइल में कि कोई देखने वाला पहचान नहीं सकता था कि ये उन्हीं का काम है या किसी और ने यानी वो 30वां पारा बीच में ऐड किया है। यानी उन्होंने सही, इतनी उस फन में महारत पैदा की। तो इनकी जो है यानी उस कुरान करीम के जो नमूने हैं ना वो तुर्की में आज भी तुर्की में उनका म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम तोप कॉपी म्यूज़ियम उसे कहते हैं। तो उसके जो सैंपल्स हैं इनके लिखे हुए इब्न बव्वाब के वो आज भी मौजूद हैं वहाँ पे, देखे जा सकते हैं, उन्होंने उन्हें सँभाल के रखा हुआ है। तो इसके अलावा जो है उनके बाद जो है एक और मशहूर खत्तात जो गुज़रे हैं वो उनका नाम है याकूत अल-मुस्तासमी। जी, इन्हें जो ख़त नस्क जो मैंने आपको बताया ना एक कैलीग्राफी की टाइप है, एक कैलीग्राफिक स्टाइल है, इन्हें इस न ख़त नस्क का इमाम का दर्जा हासिल है कि ख़त नस्क में सबसे ज़्यादा जो महारत और इन्होंने इसको नए सिरे से इसके कवायद व ज़वाबित मुकर्रर किए और वो एक खूबसूरत तरीन ख़त बना के पेश किया। तो इसलिए इन्हें ख़त नस्क का जो है इमाम कहा जाता है। इनका जो तारीख़ वफ़ात है ये 1298 है, कि मैं 1298 यानी कि ये 13वीं सदी में आए हैं। तो जी, ख़त्ताती को जो है ना हमेशा से जो है वो शुरू से ही देखें ना कि इस्लाम के शुरू के अदवार ही से लेके इसकी ये एक शाही जो है ना एक रॉयल जो है वो उसको सरपरस्ती रही है हमेशा से। और हत्ता के जो है बड़े-बड़े जो बादशाह थे, वो हुँ, ख़त्ताती बाकायदा खुद ख़त्तात थे। बहुत बड़े-बड़े बादशाह हम देखें तुर्कों में जो खिलाफत उस्मानिया चली है, तो हुँ, खिलाफत उस्मानिया में बहुत बड़े-बड़े ख़त्तात गुज़रे हैं और उन्होंने हमेशा ख़त्तातीन की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की है, उन्हें हर तरह की सहूलियात दी हैं। हत्ता कि एक तुर्क जो है खलीफा थे, उनके बारे में आता है कि उनके दौर में एक बहुत बड़े ख़त्तात थे, तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा। तो बादशाह ने जो है ना उनको बुला के ना उनसे एक कुरान अपने लिए एक कुरान करीम जो है वो लिखवाया कि मुझे एक कुरान करीम आप लिख के दें। तो हुँ, वो लिख के दी। बादशाह जो है उनकी इतनी ज़्यादा कदर करता था कि बादशाह अपने सारे काम छोड़ के जब वो लिखने बैठते थे ना कुरान करीम की कैलीग्राफी तो वो कलम दवात पकड़ के जो है ना इंक पॉट स्याही की, हुँ, वो पकड़ के बादशाह खड़ा हो जाता था कि आप ये हाथ में पकड़ के और वो उसमें से स्याही लेके और वो लिखा करते थे। यानी इतना ज़्यादा अदब व एहतराम था। एक बादशाह जो है यानी वो एक खत्तात को ये अदब एहतराम दे रहा था। तो फिर सही, उसी बादशाह ने ना एक दिन उन्हें कहा कि जो है ना मुझे लगता है आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत खताती करते हैं ना कि मुझे लगता है कि आपके बाद आप
से बेहतर लिखने वाला कोई बड़ा खत्तात पैदा नहीं हो सकता। बादशाह ने ये कहा। तो उन खत्तात ने कहा कि आगे से बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब तक जो खलीफा है ना, वो दवात पकड़ के खड़ा रहेगा ना, तब तक हम्म, जो है मेरे जैसे खत्तात पैदा होते रहेंगे। क्या बात है, तो क्या बात है, बेशक। हाँ। तो बढ़िया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था इसका। तो इसी तरह यानी ये फिर चलता रहा कि असल में इस फ़न को हमेशा से बादशाहों की सरपरस्ती रही है, तो उसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तुर्की में बहुत ज़्यादा, क्यों खिलाफत का ज़्यादा वहीं दारुल खिलाफा वही था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्क में इसे बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े असातिज़ा पैदा हुए। उन्होंने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके नाम बताए हैं ना, ये ज़्यादातर वही तर्किश ही हैं। याकूत अल-मुस्तासमी हैं, इन्होंने कुरान मजीद की खताती की, कोई 30-40 के करीब कुरान मजीद खुद हाथ से खताती की है इन्होंने। तो सही। इसके अलावा फिर जो है, अगर हम इधर आ जाएँ अपने इंडो पाक में, तो इंडो पाक में जो है हमारे मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर, हाँ, शाहजहाँ जो है वो खुद खत्तात था। उसने कई कुरान करीम खुद हाथ से खताती की हैं। उसका ज़रिया मुआश यही था कि वो खताती करके कुरान करीम की खताती करता था और टोपियाँ बनाता था और उससे उसकी इनकम होती थी। सही, तो बिल्कुल। उन्होंने भी यानी जो है मुगल एम्पायर में भी जो है खतातीन को जो है ना बहुत सरपरस्ती हासिल रही है। तो जब से जो है ये हुआ है, क्या नाम है, खताती का ज़वाल शुरू हुआ है, जब बादशाहों ने जो हुकूमत थी या बादशाह थे उस दौर के, उन्होंने जो है जब इसकी सरपरस्ती छोड़ दी, तो तब से ना खताती को जो है वो ज़वाल आना शुरू हो गया इंडो पाक में। जो तर्किश और अरब वगैरह हैं, वहाँ तो अब भी उनकी हुकूमत जो है वो उसकी सरपरस्ती करती है और बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करती है और बाकायदा रिसर्च सेंटर्स हैं और बहुत उनके जो है यानी उनके टाउन की सतह पर इदारे मौजूद हैं जो कैलीग्राफी सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको देखें कोई इदारे ऐसे नहीं मिलेंगे बाकायदा, गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई ऐसे इदारे नहीं मिलेंगे जो कैलीग्राफी सिखाते हों। तो हम्म, ले दे के शायद कोई एक नेशनल एनसीए में कोई एक आध कोर्स 6 मंथ का डिप्लोमा टाइप करवा देते हैं। तो सही। वो भी अभी कुछ कोशिशें करके कुछ कैलीग्राफर्स ने जो है वो अप्रूव करवाया है कि कोई कोर्स हो। तो हमारी जो हुकूमतें हैं, वो जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने कैलीग्राफी जो है एक हमारा इस्लामी फ़न भी है, यानी मुक़द्दस भी है। इस लिहाज़ से मुक़द्दस है क्योंकि शुरू से ही इसका ताल्लुक जो है वो कुरान मजीद के साथ जुड़ गया। कुरान मजीद लिखना है, कुरान मजीद की आयात की कैलीग्राफी करनी है। अब हम जिस ख़त में भी करेंगे, कुरान मजीद की आयात कैलीग्राफी करेंगे या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं उनकी कैलीग्राफी करेंगे। तो इस वजह से यानी ये फ़न जो है बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हो गया है, अच्छा। कुरान मजीद की वजह से, कुरान मजीद लिखने की वजह से। तो उसके बाद अगर हम देखें तो फिर तकरीबन जो है ना 15वीं सदी में एक ख़त्तात थे, मीर अली तबरेज़ी उनका नाम था। उन्होंने जो है सही। ना सबसे पहले ख़त नस्तालीक इजाद किया। जी। नस्तालीक जो है ना, ये 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, नस्ख़ और तालीक। ये पहले 2 रस्मुल ख़त थे। नस्ख़ जैसे कि मैंने आपको बताया है इब्न मकला ने इजाद किया था, तो जिन्होंने 6 खतूत और भी इजाद किए थे। तो उन्होंने ये इजाद किया था, उनके एक और ख़त था इससे पहले राइज़, बाद में दीगर ख़तातीन ने किया, उस ख़त का नाम था तालीक। तो ये तालीक ये ख़त था, इन दोनों खतूत को मिला के जो है ना एक नया ख़त जिसका इजाद किया मीर अली तबरेज़ी साहब ने, इन्होंने जिसका नाम नस्तालीक रखा गया। तो सही। मतलब अब हमारे इंडो पाक में पर्शियन कैलीग्राफी हो पर या पर्शियन जिस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है या हमारी उर्दू जिस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, वो स्टाइल हम्म, जो है नस्तालीक है। यानी अगर हम कहें कि उर्दू का जो है वो कैलीग्राफिक स्टाइल कौन-सा है, उर्दू का रस्मुल ख़त कौन-सा है, तो हम कह सकते हैं कि नस्तालीक है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर सही। लोगों को ये भी नहीं पता कि उर्दू का रस्मुल ख़त हमारा कौन-सा है। यानी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कैलीग्राफी की कितनी टाइप्स हैं, कैलीग्राफिक स्टाइल्स कौन-कौन से होते हैं। हमारा मेन उर्दू ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसका कैलीग्राफिक स्टाइल क्या है? यानी कौन-सा रस्मुल ख़त है, लोगों को नहीं पता अक्सर। सही। सही, बिल्कुल ऐसे। हाँ। बिल्कुल ऐसे। तो ये यानी ये टाइप्स थी। उसके बाद फिर यानी अगर हम इंडो पाक में देखें तो मैंने कहा मीर अली तबरेज़ी जो थे ये ईरान में पैदा हुए। ईरान में इन्होंने फिर नस्तालीक जो है, ख़त नस्तालीक इन्होंने इजाद किया। तो इन्हें यानी ख़त नस्तालीक के बानी का दर्जा हासिल है। उनके बाद सही। इन्हीं कुछ शागिर्द इनके मुख्तलिफ हैं, मीर अली हरवी हैं, उनमें मीर अम्माद हैं, मीर पंजाकश हैं। फिर उनके बाद जो है ना इंडो पाक में ये फ़न आया, ये ईरान से थे, एक बहुत बड़े ख़त्तात थे, उनका नाम था अब्दुल रशीद दैलमी।
तो उनको कहते हैं आका अब्दुल रशीद दैलमी। तो ईरान में जो है ना, ये बात किसी बादशाह के चहेते थे, तो वो बादशाहों की आपस की लड़ाइयों की वजह से जो है ना, इन्हें वहां से फरार होना पड़ा, क्योंकि बादशाह ने जो है इनको कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया था। तो ये जो है ना, वहां से छुपते छुपाते किसी तरह ना यहाँ पे जो बड़े सगीर है यहाँ पे पहुंच आए। तो उस वक्त शाहजहां का दौर था, तो उन्होंने अपना उनका पैगाम पहुंचाया कि मैं खतात हूँ, और उन्होंने अपना काम वगैरह दिया। तो शाहजहां ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की, और उन्हें जो है सही। यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज दें, उन्हें अपना शाही खतात मुकर्रर किया। तो मतलब हमारे बड़े सगीर में जो खताती को लेके आए हैं, नस्तालीक खताती को, वो हम्म। ये बंदे हैं, आका अब्दुल रशीद दैलमी इनका नाम है। सही। तो उनके बाद फिर उनके जो शागिर्द हैं, वो उनमें कुछ हैं, एक है मुंशी शमशुद्दीन एजाज रकम है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं कैलीग्राफी पे, नस्तालीक पे स्पेशली। नज़म सही। परवीन है, मुरक्का निगारैन है, ये मुख्तलिफ किताबें इन्होंने लिखी। फिर उनके बाद जो है मोहम्मद यूसुफ देलवी साहब थे खतात, ये यानी पिछली सदी में गुजरे हैं। पिछली सदी में जो है यानी 19वीं सेंचुरी में मोहम्मद यूसुफ देलवी साहब थे। फिर अब्दुल मजीद देलवी उनके शागिर्द थे। तो इसके अलावा फिर अगर हम इधर पाकिस्तान की तरफ बात करें, ये पाकिस्तान बना तो बाद में है, लेकिन मतलब लाहौर की साइड पे, तो यहाँ पे उस वक्त उन्हीं दौर में अब्दुल मजीद परवीन रकम थे, ताजुद्दीन जरी रकम थे। फिर इनके शागिर्द हैं हाफिज मोहम्मद यूसुफ सदीदी साहब, बहुत बड़े खत्तात हैं, नस्तालीक के गुजरे हैं, अब वफात हुई है उनकी 1986 में। तो सही। उसके बाद जो है सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब थे, बहुत बड़े खत्तात हैं, गुजरे हैं। तो इसके अलावा एक थे सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद रकम साहब। तो इन्होंने यानी एक बाकायदा एक सिलसिला चला आ रहा है, इन्होंने अपनी इन तमाम खतातीन ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगियां इसी पे वक्त कर दी, कि पूरी की पूरी जिंदगी यही। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, उनसे 1 रुपया नहीं लिया, ये नहीं कहा कि जी हाँ हम आपको सिखा रहे हैं, बल्कि अपने पास से खर्च करते थे उन पर। ये वो शख्सियात थी। तो मतलब अब जो है इन्होंने हाफिज, ये सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद साहब है, इस पे ये ज़ियाउल हक के दौर में जो है ना, इन्हें ज़ियाउल हक ने जो है वो इन्हें अवार्ड भी दिया, और कहा कि आप जो है ना मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। तो इन्होंने कहा कि जो है सूफी वो यानी ये मिजाज के लोग थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है ना बस आप इस तरह करें कि हज करवा दें, मेरा बहुत शौक है हज करने का। तो उन्होंने सही। जो है उन्हें सरकारी खर्चे पे उन्हें भी और उनकी अहलिया को भी हज पे भेज दिया। तो मतलब सही। बिल्कुल सादा मिजाज ये लोग थे, इन्होंने कोई अपनी खिदमात के एवज कुछ भी वसूल नहीं किया। अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया है कि, तो उन्होंने अपना जो इस तरह होता था कि अपना थैला लटकाया होता था कंधे पे, उसमें अपने सही। कागज कलम रखे होते थे। तो रास्ते में कोई मिल गया है, वो कहता है जी हज़रत मुझे ये कैलीग्राफी करके दे दें, तो वो वहीं फुटपाथ पे बैठ के मतलब सादगी का आलम है ना, कि वहां पे बेशक। कोई वो खुद को कोई बड़ा नहीं समझते थे, हालांकि इतना बड़ा उनका नाम है, लेकिन उन्होंने इनमें इतना तवाज़ु और इनकसारी इतनी ज्यादा थी कि फुटपाथ पे बैठ के वहीं उन्हें वो जो किसी ने कहा उन्होंने लिख के दे दिया। तो ये बढ़िया। पहले जो मैंने सही। नाम लिया ना अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब, तो अब्दुल हम्म। मजीद परवीन रकम को हमारे पाकिस्तान में जो है ना खत नस्तालीक का बानी करार दिया जाता है। नस्तालीक स्टाइल है ना, इसकी भी आगे जाके फिर फर्दर 3 जो है ना मेन टाइप्स हैं, 3-4 कह लें। उसमें नस्तालीक इनको यानी आप इन स्कूल ऑफ थॉट्स कह लें, बेसिक्स तो उनकी वही हैं, रूल्स वही हैं, लेकिन जैसे हम्म। मतलब एक नस्तालीक जो है वो ईरान में गया, ईरान में ही इसकी जो यानी ये हुआ था, इन्वेंट हुआ था, इसकी इजाद हुई थी। तो उनका जो स्टाइल है वो एक अलग स्टाइल है, उसको हम ईरानी नस्तालीक कहते हैं। इसी तरह जो सही। तर्किश हैं या अरब हैं, उनका जो है एक नस्तालीक का अपना स्टाइल है, जिसकी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, रूल्स बेसिक वही हैं लेकिन थोड़े स्टाइल में डिफरेंस है, वो ठीक। तर्किश नस्तालीक कहलाता है। इसी ठीक तरह है। जो इंडिया और अभी कुछ कराची का जो एरिया है ना हमारा, वहाँ के लोग पसंद करते हैं एक स्टाइल, उसे देहलवी नस्तालीक कहा जाता है, जिसके बड़े असातिज़ा में मैंने आपको बताया कि अब जो हैं यूसुफ देहलवी साहब, उनके नाम से मंसूब है कि उन्होंने जो इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर उनके जो हैं शागिर्द थे अब्दुल मजीद देहलवी साहब, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी नस्तालीक, या इसको असल में उस वक्त लाहौर था ज़्यादा मशहूर था, फेमस था, क्योंकि पाकिस्तान तो तब बना नहीं था। तो हम्म। उस वक्त लाहौरी नस्तालीक कहते थे कि लाहौरी नस्तालीक जो है, यानी हमारे यहाँ जो रस्मुल ख़त जो नस्तालीक का जो स्कूल ऑफ थॉट जो राइज है, जिसको लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, वो उसको हम्म। हम लाहौरी नस्तालीक कहते हैं। तो लाहौरी नस्तालीक के जो यानी इमाम हैं या मुजिद हैं,
वो पाकिस्तान में लाहौर में होते थे अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब। ये बहुत आला खत्तात थे। तो अल्लामा इकबाल ने जो है वो अपनी कुतुब की खताती के लिए जो है इनको क्या नाम है वो नॉमिनेट किया था और इनसे जो है ना कहा था कि आप मेरी किताबों की जो है वो खताती करें। तो उन्होंने सही। फिर जो है वो कुछ मसरूफियात थी उनकी, तो उन्होंने ना एक दफ़ा इनकार कर दिया कि जी मैं जो हूँ ना नहीं लिख सकता, आप किसी और की खिदमत हासिल कर दें। तो उनके बारे में कहा जाता है, मशहूर है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर मेरी शायरी की जो खताती है अब्दुल मजीद परवीन रकम नहीं करेंगे तो मैं शायरी करना छोड़ दूंगा। ओ, अच्छा। तो यानी वो इतना ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड थे। तो अल्लामा इकबाल सही। के अगर देखें ना तो बांगे बांगे दरा और के जो अब पहले एडिशंस है ना वो हम्म। उनकी अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब की जो किताबत में है, तो बहुत खूबसूरत किताबत है उनकी, बहुत काम किया इन असातिज़ा ने। उनके बाद आपको मैंने बताया कि उनके बाद उन्हीं के हम असर हैं ताजुद्दीन ज़री रकम साहब, तो उन्हें खतातुल मुल्क कहते हैं। तो उन्होंने फिर जो है आगे बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है वही आपको कि नस्तालीक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा असल में बेसिक कौमी ख़त जो है उर्दू ज़ुबान है, तो और उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालीक है। और सही। पाकिस्तान में जो पसंद किया जाता है वो लाहौरी नस्तालीक है। तो लाहौरी नस्तालीक के बारे में यानी मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ कि लाहौरी नस्तालीक अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। उन्हीं के हम असर थे ताजुद्दीन ज़री रकम, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसको जो है वो इसके फ़रोग़ में। उन्होंने बल्कि एक बाकायदा इंस्टीट्यूट बाद में कायम किया, तो उस इंस्टीट्यूट में जो है ज़री रकम इंस्टीट्यूट उसका नाम था। तो उसमें जो है उन्होंने बाकायदा तरबियत देते थे मुख्तलिफ़ ख़तातीन की। तो फिर उन्हीं के शागिर्दों में जो हैं हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ सदीदी साहब हैं, तो वो उनके फिर हैं हज़रत सैयद नफ़ी शाह साहब हैं, सूफ़ी खुर्शीद आलम खुर्शीद रकम हैं। ये यानी उन्हीं के आगे शागिर्द हैं। फिर इनके आगे फर्दर शागिर्द हैं जो अब भी हयात हैं। ये बड़े ख़तातीन थे, ये वफ़ात पा चुके हैं। उनके काफ़ी शागिर्द जो हैं वो आज भी हयात हैं और अपना काम, अपने फ़न का जौहर दिखा रहे हैं। तो यानी ये एक बेसिक सी थोड़ी इनकी टाइप्स थी कैलीग्राफी की। और हमारे लाहौरी नस्तालीक जो है, उसमें यानी किन्होंने काम किया, कौन-कौन हैं हमारे बड़े असातिज़ा में से, तो उनके बारे में यानी मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत उम्दा। ये तो आपने एक दस्तावेज बता दी है। बेशक तारीख जो है वो आपने कुछ मिनटों में समेट के रख दी है आपने, माशाल्लाह से। तुर्कों से लेकर जी, और शुक्रिया। उससे पहले से लेकर जो है वो आप उसको बरसगीर पे लेकर आए। और अच्छा, जी, जी। नूरी नस्तालीक का जो एक मैंने इन पेज में वो देखा था, वो कोई स्पेसिफिक स्टाइल है? मुझे याद आ रहा है इन पेज जो सॉफ्टवेयर यूज होता है हाँ, हाँ। टाइपिंग, नहीं, ये असल में उसमें। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है ना जी, जी, कैलीग्राफी जी, इन जी। डिजिटल अच्छा, एरा, अच्छा। ये ठीक उससे है। रिलेटेड है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, यानी अच्छा। ये एक फ़ॉन्ट ठीक का है, नाम है, ये एक फ़ॉन्ट का नाम सही है, है। तो क्योंकि ये नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको, मैं सारा आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे ठीक है। नेक्स्ट बस फिर टॉपिक में है। ठीक है जी, ठीक है। तो बस तारीख हमने बहुत अच्छी तरह से आपसे समझ ली है। और बहुत अच्छा किया आपने कि है आपने इस प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को आगाह करा दिया कि जो हमारा उर्दू का जो है वो रस्म ख़ातम वो तारीख है। तो जी। आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा डिजिटल कैलीग्राफी का पॉइंट है। जी। तो यानी नेक्स्ट जैसा क्या है कि कैलीग्राफी इन डिजिटल एरा या कैलीग्राफी इन करंट एरा, कि हमारा जो अब जो दौर है वो जो डिजिटल एरा इसको बोला जाता है अक्सर, कि मतलब हुँ, अब जो है हर चीज़ को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। हर फन हुँ, है, हर चीज़ है वो डिजिटलाइज़ हो रही है। तो इसी दौर को जो है ना, यानी सबसे पहले जैसे हम देखें इंग्लिश की भी जो बुक्स लिखी जाती थी हर लैंग्वेज की, वो पहले हैंड रिटन ही होता था सब कुछ। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे चीज़ों को डिजिटलाइज़ेशन का जो है मरहला शुरू हुआ, तो हुँ, सबसे पहले जो है वो टाइपराइटर इजाद हुआ। टाइपराइटर में क्या होता था कि इनसे जो होते थे लेटर्स जो हैं वो इनग्रेव्ड होते थे कीज़ के नीचे, फिर जैसे बटन प्रेस करते थे तो उनके नीचे इंक चल रही होती थी, वो बटन प्रेस करने से जो इंक्स के साथ वो लफ्ज़ पेपर पे लिखा जाता था। मतलब अभी भी कुछ जगह पे टाइपराइटर्स आपने देखे होंगे, ये तो अक्सर हम में से देखे हैं। बिल्कुल। तो फिर यानी जैसे ही डिजिटलाइज़ेशन का दौर शुरू हुआ, तो ये तकरीबन शुरू होता है 1980 से। सही। 1980 से जो है ना डिजिटलाइज़ेशन का दौर शुरू होता है। उसके लिए सबसे पहले ना फ़ोटोटाइप सेटिंग मशीन जो है ना एक वो इज़ाद हुई। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी, इसके साथ एक कंप्यूटर आता था। उसमें जो है ना ये
यानी अगर हम उर्दू की जो है यानी या अरेबिक स्टाइल की डिजिटाइजेशन की बात करें ना, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले वो एक इसकी तरह यानी टाइपराइटर टाइप की ये मशीन थी। इसमें ये होता था, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा, वो आप इसमें लगा दीजिएगा कि उसमें जो है ये सारी कि कैसे ये हुई कि उसमें ये दिखाया गया है कि डिफरेंट मेटल्स के ऊपर जो है ना अल्फाज लिख के जॉइंट्स वगैरह वो इनग्रेव्ड हुए होते थे, और फिर हाँ, उनको एक खास टेक्निक के ज़रिए जो है ना मैकेनिकल वे से उनको पंच करके पेपर पे उनसे यानी वो हरूफ जो है कागज़ पे मुंतकिल किए जाते थे। सर, तो ये काम था फोटोटाइप सेटिंग मशीन का। तो इस सर, सिलसिले में जो है एक इंटरनेशनल लेवल की टाइप फाउंड्री है। तो जब हम टाइप फाउंड्री का लफ्ज़ बोलते हैं तो टाइप इंग्लिश में टाइप का वर्ड जो है वो फ़ॉन्ट के लिए यूज़ होता है। तो सर, फ़ॉन्ट या राइटिंग स्टाइल टाइप। हम्म, तो टाइप फाउंड्री है, तो उसका नाम है लिनोटाइप। ये दुनिया की सबसे मशहूर जो है वो टाइप फाउंड्री है। इन्होंने सब बहुत ज़्यादा काम किया है फ़ॉन्ट्स डेवलपमेंट में। तो सबसे हम्म, पहले ना इन्होंने तकरीबन 2000 में 2000 इससे पहले असल में न जो है वो काम हुआ है 1980 में। चलिए मैं आपको पहले वो बता दूँ। 1980s में ना कराची में एक खत्तात थे, उनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद जमील साहब। तो सर, उन्होंने ने जो है ना उन्होंने जो है उन्हें वो चाइना गए तो उन्होंने देखा ना कि वहाँ उनका जो है ना कुछ जो चीज़ें हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज भी ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, उनको जो है यानी उसका उन्होंने ना एक कोई फ़ॉन्ट डेवलप किया हुआ है, और उसकी मदद से वो कंप्यूटराइज़्ड वे से जो है वो लिख रहे हैं। तो अब उस वक़्त यानी वैसे कंप्यूटर पे विंडोज़ वग़ैरह का दौर नहीं था, डॉस का दौर था वो। तो डॉस में ही वो सारे यानी सॉफ्टवेयर्स थे उनके, वो डॉस में लिखते थे, टाइप करते थे, तो वो प्रिंट होके जो है वो उस फॉर्म में आ जाता था। तो उन्होंने ना फिर इस पे रिसर्च की, काफ़ी लोगों से मिले, फिर उन्होंने कंपनी है एक और टाइप फाउंड्री है जो मोनोटाइप उनका नाम है। तो हम्म, उन्होंने ना मोनोटाइप से फिर जाके जो है ना इसका कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है एक फ़ॉन्ट डेवलप करना चाहते हैं इस तरह के जो उर्दू की जो कैलीग्राफ़ी है उसको यानी नस्तालीक का एक फ़ॉन्ट डेवलप करना चाहते हैं। तो सर, उन्होंने जो है यानी अगर हम कहें कि नस्तालीक की डिजिटाइज़ेशन हमारे यहाँ पाको-हिंद में जो सबसे पहले की है, उन्होंने हम्म, यानी उसकी डिजिटाइज़ेशन का सेहरा उनके सर जाता है। उन्होंने सर, सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फिर बाकायदा इस पे जो है वो रिसर्च की। असल में जो उर्दू की या नस्तालीक की जो टाइपोग्राफी या फ़ॉन्ट्स डेवलपमेंट है ना, ये बहुत हम्म, कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह ये है इसमें उर्दू में जो है ना या नस्तालीक राइटिंग स्टाइल है, इसमें आपने देखा होगा कि जब हम लिखते हैं ना इसमें जो पैबंदों में शेप्स जो शेप्स हैं उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। कि आप यानी अब सर, देखें पाकिस्तान में पे अलिफ पा लिखते हैं ना, वो पे की शेप और है। जब यही पे बे पब लिख देते हैं तो उसमें पे की शेप और है। ठीक है? इसी बिल्कुल, तरह पे को जीम के साथ जॉइन करते हैं तो उसकी शेप और है। फिर पे हम्म, को सीन के साथ जॉइन करते हैं तो उसकी शेप और है। यानी सिर्फ़ एक यानी जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम्म, इसमें जो है अल्फ़ाबेट की फिर इनिशियल फ़ॉर्म है। हम्म, इनिशियल फॉर्म है एक, फिर उसकी मीडियम फॉर्म है, यानी मीडियम में जो वो वर्ड आता है, जो जॉइंट होता है आगे पिछले वर्ड उसके करैक्टर से और जो एंड वाला करैक्टर है उससे जॉइन होता है। तो बिल्कुल, एक वो फॉर्म है लफ्ज़ की, फिर एक इसकी जो है एंड फॉर्म है, जिसको हम टर्मिनल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो एक हम्म, इनकी यानी बेसिक फॉर्म है, उसको हम आइसोलेटेड फॉर्म कहते हैं, सिंपल अलिफ, बे, जीम, दाल जो होती है। बिल्कुल, तो यानी सर, इसमें तकरीबन ये 4 बेसिक टाइप्स हैं। अब हम अरेबिक रस्मुल खतूत में देखें ना, तो अरेबिक के जो आम रस्मुल खतूत हैं, उनमें कॉमनली जो चलती हैं, उनके फ़ॉन्ट्स वगैरह में वो सिर्फ़ ये 4 चीज़ें चलती हैं। यानी उनके करैक्टर्स की तादाद यूँ कह लें कि जो टोटल उनके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो उनका फ़ॉन्ट तैयार हो जाता है। जबकि सही, जहाँ पे नस्तालीक की बात है ना, तो हम्म, नस्तालीक में एक इनिशियल शेप है ना, सिंपल इनिशियल बा इनिशियल है। तो इसकी हम्म, तकरीबन 15 के करीब अश्काल बनती हैं। 15 के करीब कम से कम जो मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ जॉइंट होती हैं, तो उनकी शक्ल डिफरेंट होती है। यानी ये बहुत सही, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें। तो बिल्कुल, ये उस वक़्त जो है ना, ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सके कि वो जॉइंट के हिसाब से कोई फ़ॉन्ट डेवलप करें। तो उन्होंने फिर सही, क्या किया, उन्होंने बहुत तहकीक की, मेहनत की, और मिर्ज़ा मोहम्मद जमील साहब ने, तो उन्होंने फिर उर्दू की डिक्शनरी ली। डिक्शनरी में जो-जो वर्ड आ रहे थे ना, रिपीट हो रहे थे, जी, जी, उन्होंने वो वर्ड की एक फ़हरिस्त मुरत्तब की। तो उन्होंने जो है यानी एक वर्ड जैसे हम पाकिस्तान का लफ़्ज़ ले लें ना,
तो इसमें जो एक कंप्लीट शेप है ना, जहाँ पे जी, यानी जिसके बाद स्पेसिंग आ जाती है, जी, उसको एक हम लिगेचर बोलते हैं प्रोग्रामिंग ठीक की है। लैंग्वेज में या फॉन्ट्स डेवलपमेंट की लैंग्वेज में। तो यानी वो हुँ, पूरी एक शेप है, उसको लिगेचर बोलते हैं। तो जी, वो जैसे पाकिस्तान का लफ्ज़ है, उसमें पे अलिफ पा है ना, ये एक हुँ, लिगेचर है। आगे फिर हुँ, काफ, सीन, ते और अलिफ, ये एक हुँ, पूरा एक जी, वर्ड है जो जॉइंट में साथ लिखा होता है पूरा एक। तो ये बिल्कुल। किस्ता का जो ये लफ्ज़ है, ये एक अलग लिगेचर है। तो फिर ओके, आगे नून, ये तीसरा लिगेचर है। तो यानी उन्होंने ना इस तरह लफ्ज़ों को लिगेचर्स में डिवाइड किया पूरी डिक्शनरी सही, के। तो वो ओके, तकरीबन जो है ना 18 से 20,000 के करीब ना अल्फाज उन्हें मिले। तो उन्होंने फिर उसकी जो है वो कैलीग्राफी करवाई, एक हुँ, खत्तात थे उनसे। तो उसके बाद जो है उन्होंने मोनोटाइप से कॉन्ट्रैक्ट किया, और मोनोटाइप ने सबसे पहले जो है ना नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट डेवलप किया, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। यानी इसके जो सही, डेवलपर्स हैं ना, ये मोनोटाइप है। मोनोटाइप सही, अमेरिकन कंपनी है। आप यानी इसके बारे में मज़ीद रिसर्च नेट से कर सकते हैं। टाइप सही, फाउंड्री की एक मशहूर कंपनी है। हाँ, तो सही, उन्होंने यानी मिर्ज़ा मोहम्मद जमील साहब ने नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट जो है वो इन्वेंट करवाया बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद। तो उस दौर में जब पहली दफ़ा ये आया, तो उस वक़्त यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि पहले सारा कुछ हाथ से होता था, उसके बाद हुँ, कंप्यूटराइज़्ड होने लग गया। तो हुँ, उसमें जो है उसकी अपनी कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ ख़ामियाँ भी हैं। तो हुँ, सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि एक नई चीज़ थी बिल्कुल, पहले तो हैंडमेड सारा कुछ लिखा जाता था। तो अब जी, जी, कंप्यूटराइज़्ड होने लग गया, वक़्त की बचत हुई, प्रूफ रीडिंग और ढेर सारे मसाइल जो हैं वो आसान हो गए उनके। अच्छा, तो इसी तरह यानी वो, और सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो है वो हैंडमेड से निकल के हम डिजिटाइज़ेशन की तरफ आ गए। तो बिल्कुल, उसमें जो है फिर यानी इसका क्रेडिट जो है हमारे यहाँ नस्तालीक फ़ॉन्ट को सबसे पहले डेवलप करने का क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने जो है कंपनी से मुआहिदा करके डेवलप करवाया, यानी वो खुद डेवलपर तो नहीं थे, लेकिन यानी सही, इनिशिएटिव उन्होंने लिया सारा। तो सही, उन्होंने इसका नाम, उनके वालिद थे नूर मोहम्मद। उन्होंने अपने वालिद के नाम से इसका नाम नूरी नस्तालीक रखा, अपने वालिद साहब के नाम पे। सही, तो ये सही नूरी है, नस्तालीक है। तो ये फिर इनसे इनपेज ने खरीदा, सबसे पहले इनसे जंग ने खरीदा था। उस दौर में यानी 1980s के दौर में, 85 का दौर था शायद, उस वक़्त जंग ने इनसे 80 लाख में ये फ़ॉन्ट खरीदा था, 80 लाख में, फर्स्ट टाइम। ओके, ओके, हाँ, उसके बाद फिर बस कोई 60-65 लाख का नवाए वक़्त ने खरीदा। इसलिए क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर पेपर ये न्यूज़पेपर्स का ही काम होता था ज़्यादा, जो मतलब डेली छपना होता था न्यूज़पेपर, जी, तो जी, उसके लिए जी, ढेर सारे उन्हें कैलीग्राफर्स हायर करने पड़ते थे। वालिद जी, साहब भी कई जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में काम करते रहे हैं। काफ़ी सारी उन्होंने अच्छा, न्यूज़पेपर्स में भी काम किया है। हाँ, अच्छा, डाइजेस्ट्स में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो उसमें लिखते रहे हैं। तो सही, खैर ये यानी ये एक फर्स्ट उन्होंने स्टेप लिया। उसके बाद जो है आगे मुख्तलिफ कंपनीज़ ने जो है ना इन पे तबा आज़माई शुरू की कि जो है हम नस्तालीक फ़ॉन्ट्स को डेवलप करें। तो हुँ, इसमें अगर हाँ, नेक्स्ट स्टेप में फिर एक मैं बता रहा था, लिनोटाइप कंपनी है। लिनोटाइप कंपनी ने ना एक फ़ॉन्ट डेवलप किया। उन्होंने ना इस टेक्नोलॉजी पे आए वो कि जॉइंट बेस्ड पे जो है ना वो फ़ॉन्ट हुँ, डेवलप किया जाए। जैसे मैंने आपको सही, बताया ना कि पहले तो लिगेचर बेस पे था। यानी अगर हम हुँ, फ़ॉन्ट की फ़ॉर्मेशन की बात करें ना कि फ़ॉर्मेशन बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे फ़ॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं। तो हम हुँ, कह सकते हैं कि 2 टाइप्स हैं, एक को हम लिगेचर बेस्ड कहते हैं, एक को जॉइंट बेस्ड या करैक्टर बेस्ड कहते हैं, सही, ठीक है? हाँ, तो करैक्टर बेस्ड फॉन्ट जो है ना, लिनोटाइप की कंपनी ने सबसे पहले एक डेवलप किया, शेराज़ हुँ, के नाम से। लिनोटाइप शेराज़ उसका नाम उन्होंने रखा। तो सही, उसमें जो है अपनी उसकी कुछ खूबियाँ भी थीं और ख़ामियाँ भी थीं। उसकी वजह से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ना करैक्टर बेस्ड फॉन्ट डेवलप करने का, वो हुँ, ये था कि अल्फ़ाज़ जो जहाँ 18-20 हज़ार अल्फ़ाज़ लिखे जाते थे, वहाँ हुँ, लिख ज़रूरत थी। तो वहाँ पे अब जो है तकरीबन 2 से 3 हज़ार शेप्स की मदद से, जॉइंट्स की मदद से पूरा फ़ॉन्ट तैयार हो गया। फिर जो लिगेचर बेस थे उनका एक और बहुत बड़ा फलाह था, वो ये था कि हुँ, लिगेचर्स में जिन लफ्ज़ों का तो लिगेचर मौजूद था, वो हुँ, तो सही लिखा जाता था। जिनका लिगेचर जी, पीछे मौजूद नहीं था, वो खराब कर हुँ, देता था बहुत। अभी आप कभी नूनियत सालिक में टाइप हुई हुई कोई बुक देखें ना, उसमें कई लफ़्ज़ आपस में टूटे-फूटे हुए कुछ ऐसे नज़र आ जाते हैं जिनका लिगेचर नहीं होता। या आप इन सही, पेज में नूनियत सालिक में किसी लफ्ज़ के ऊपर आराब डाल दें ना, पेश जी, ज़ेर जी, ज़बर, तो तब भी उसकी शेप खराब हो जाती है। असल में होता क्या है कि वो उसकी जगह जो है ना करैक्टर बेस्ड फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाता है।
यानी करेक्टर बेस तो लाजिम है ना, मलजूम है, वो तो लाजिम है, वो तो बेसिक है, वो तो होना ही होना है, उसके बगैर तो लिगेचर बेस भी बेकार है। तो यानी लेकिन मसला ये था कि उन्होंने कैरेक्टर बेस बहुत सिंपल सा बनाया हुआ है, उसके जॉइंट्स भी सही नहीं मिलाए हुए, तो उसकी वजह से जो है वो उसका जब हम उस पे आराब वगैरह अप्लाई करते हैं या किसी नई लैंग्वेज का इंग्लिश का कोई लफ्ज लिख लेते हैं, अरबिक का कोई लफ्ज लेते हैं, तो वो लफ्ज की शेप खराब हो जाती है। तो ये यानी था उसकी थोड़ी सी बेसिक। उसके बाद फिर जो है ना पाकिस्तान में एक मुक्तदरा कौमी जबान जो हमारा इदारा है, इन्होंने एक फॉन्ट डेवलप किया पाक नस्तालीग के नाम से, गवर्नमेंट लेवल पे यानी एक ये काम हुआ हमारा कि पाक नस्तालीग के नाम से। लेकिन उन्होंने जो है इसमें कोई जो है ना खास इस पे काम, कोई वो इम्प्रेसिव वर्क नहीं था, बहुत ज्यादा रफ वर्क जो है ना वो था कि यानी वो यूज ही नहीं हुआ, कि किसी ने भी यूज नहीं किया वो इवन, मतलब कहीं पे भी वो कोई पब्लिकेशन में यूज नहीं हुआ, कहीं भी यूज नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे फॉस्ट यूनिवर्सिटी लाहौर में है ना, तो इन्होंने जो है एक इस पे प्रोजेक्ट शुरू किया नस्तालीग फॉन्ट डेवलपमेंट का। इन्होंने अमेरिका से एक टीम बुलाई डेवलपर्स की, तो और इस पे जो है लाखों का बजट था, इसका लाखों करोड़ों का बजट था। तो इसके जो लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को वो थे डॉक्टर सरमद। तो डॉक्टर सरमद इनने जो है इस प्रोजेक्ट को लीड किया और उन्होंने फिर जो है ना एक फॉन्ट डेवलप किया, उसका नाम है नफीस नस्तालीग। सही, बिल्कुल नाम तो सुना है। हाँ जी, तो ये नफीस नस्तालीग फॉन्ट है, ये भी जॉइंट बेस्ड है, कैरेक्टर बेस्ड। तो ये जी 2003 में इसका जो है ना वो इनिशियल वेरिएंट जो है ना वो रिलीज हुआ था। तो सही। इसका इनिशियल वेरिएंट रिलीज हुआ, तो यानी ये इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है, अमेरिका से इनके टाइप सेटर्स आए थे, प्रोग्रामर्स आए थे, उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे जो है असल में ये मैंने पहले आपको बताया ना कि जो पाकिस्तान के एक मशहूर खत्तात थे नफीस रकम साहब, सैयद नफीसुल हुसैनी साहब, तो जी जी। ये उनके नाम पे बना है, यानी इन्होंने नाम उनको दिया, असल में कैलीग्राफी उनकी नहीं है, उस फॉन्ट में कैलीग्राफी उनके एक शागिर्द हैं जमील साहब, वो सही नफीशा साहब के जो है भतीजे भी हैं और उनके दामाद भी हैं। तो ये सही। उनकी कैलीग्राफी कैलीग्राफी जो है वो उनकी है जमील साहब की। तो जो यानी नाम लेकिन उन्होंने जो है वो अपने उसके लिए कि जी मैं अपनी इस काविश को अपने उस्ताद के नाम करता हूँ, तो उन्होंने उनके हाँ, यानी अपने उस्ताद के नाम कर दिया। तो यानी फिर इसलिए वो नफीस नस्तालीग के नाम से जो है ना वो एक फॉन्ट तैयार किया। यानी अगर कैरेक्टर बेस्ड फॉन्ट में एक बड़ी अचीवमेंट थी वो, उन काफी अच्छा रिजल्ट आया उसका। लेकिन मसला ये था कि उसमें बहुत ज्यादा लंबी प्रोग्रामिंग थी पीछे, क्योंकि जाहिर है अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए उन्होंने ढेर सारी प्रोग्रामिंग की। उसकी वजह से ये होता था कि उस फॉन्ट की स्पीड बहुत स्लो थी, यानी टाइपिंग में ना बाज दफा अगर आप 100 पेजेस की आपकी बुक है ना, तो आप उस पे फॉन्ट अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 5 मिनट वो फॉन्ट अप्लाई करने में लगा देता है, हाँ, हाँ, यानी इतना सही इतना टाइम टेकिंग हो गया। हाँ। सही तो सही सही। तो उसके बाद जो है ना असल में फिर ये चीजें हमारे सारे सामने थी, हमारा भी शुरू से ये जो था ना वाली साहब के जहन में था कि जो है ना फॉन्ट डेवलप करना है, लेकिन जॉइंट बेस्ड करना है, करेक्टर बेस्ड, क्योंकि बेसिक यही है, इसका फायदा ये है कि आप दुनिया की हर जुबान का हर लफ्ज लिख सकते हैं। दूसरा अच्छा आराब वगैरह लगाएं, कोई शेप खराब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। यानी असल में अच्छा। बेसिक तो यही है ना कि कोई भी चीज को हमने तैयार करना है तो उसके जो बेसिक जॉइंट्स हैं उनको लेके तैयार करना है। यानी जो बिल्कुल। लिगेचर बेस्ड है वो तो असल में एक, क्योंकि करैक्टर बेस्ड में कोई इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग अवेलेबल नहीं थी, इतनी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए यानी वक्ती जरूरत के तहत पूरे के पूरे लफ्ज लिख के बनाया गया, यानी वो सही। फॉन्ट डेवलप किया गया नूरी हम्म नस्तालीक। हम्म। उसके बाद यानी काफी ज्यादा गैप रहा है, कि मैंने बताया ना कि 2000 के बाद आके जो है 2003 में नफीस नस्तालीक जो है वो डेवलप हुआ है। यानी 15 से 20 साल जो है अकेले नूरी नस्तालीक ने पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे राज किया है। अच्छा तो क्योंकि अच्छा। क्योंकि इकलौता ऑप्शन ही यही था। उसमें कुछ सही। उसकी जो कई खामियां मैंने आपको बताई हैं, कि एक तो सबसे बड़ी खामी यह है कि उसमें जो अल्फाज फीड हैं, लिगेचर्स फीड हैं, वो तो वो सही चाहिए। लिखेगा, जो फीड जी। नहीं है वो उसको खराब कर देगा, आराब वगैरह सही डालेंगे उसको खराब कर देगा। तो सही। फिर उसकी एक और जो है थी लिमिटेशन थी, वो ये थी कि वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इन पेज के अंदर ही चलता है, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि वो सही। उस फॉन्ट की जो यानी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने यूज की डेवलप करने के लिए, वो कोई यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की उन्होंने उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी कोडिंग की और उसको जो है यूजेबल बनाया। तो यानी ये भी एक उसका फ्लॉ है ना कि वो हर जगह यूज नहीं हो सकता, अब कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वर्ल्ड के अंदर यूज नहीं हो सकता,
इन पेज का फॉन्ट। तो सही। उसके हाँ, उसके लिए फिर जो है ना बाद में कई लोगों ने जो है वो उसके नस्तालीक के जो हैं लिगेचर्स वगैरह लेके तो उसको वर्ल्ड के लाने के लिए, असल में वर्ल्ड और इंटरनेशनल लेवल पे फॉन्ट डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूज होता है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। यूनिकोड यानी बिल्कुल। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोड है। वो उसमें हर कैरेक्टर जो है ना, हर कैरेक्टर उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है उन्होंने, हर लैंग्वेज के एक यूनिक वैल्यू है, यानी वो किसी और कैरेक्टर की नहीं है। यानी ये काफ की शेप है ना, उसको काफ को एक यूनिक वैल्यू असाइन है, वो काफ की है, तो यानी वो पहचानी जाएगी। फिर अब जो भी डेवलपर फॉन्ट डेवलप करेगा वो वैल्यू काफ को देगा, तो फिर ये होगा कि पूरी दुनिया के जितने पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनमें जब वो काफ डाली जाएगी तो वो हर जगह वही काफ ही लिखी जाएगी, यानी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया सही। यूनिकोड बेस्ड। तो इन पेज का जो फॉन्ट था वो यूनिकोड बेस्ड नहीं था। तो ये जो नफीस नस्तालीक बना ना 2003 में, इन्होंने यूनिकोड पे काम किया। यानी ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया, फॉन्ट डेवलप किया, ये यूनिकोड बेस्ड था। इस पे इन्होंने जो है यानी हर जो है जुबान जो सॉरी यानी हर जुबान का लफ्ज इस फॉन्ट की मदद से लिखा जा सकता था, क्योंकि जॉइंट बेस्ड है। जॉइंट बेस्ड में कोई मसला नहीं है, क्योंकि जॉइंट्स दे दिए हैं, रूल्स बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, तो वो सारे रूल्स उसको बता दिए गए थे। उसके बाद जो है ना फिर असल में हमारे ज़हन में था कि हम काफ़ी अरसे से इसी पे काम कर रहे थे कि हमने तकरीबन 2005 के अंदर ही, ओ सॉरी 2009 के अंदर ही अपना फ़ॉन्ट डेवलप किया था। लेकिन हमने क्या किया था, हमने जो नफीस नस्तालीक फ़ॉन्ट था ना शुरू में, उसके जो है यानी जॉइंट्स लिए, उसकी प्रोग्रामिंग को किया उन्होंने हमने, यानी वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, यानी उसका सोर्स अवेलेबल था। हमने उसकी कोडिंग को देखा, रीड किया, और फिर उसकी शेप्स की जगह अपनी शेप्स उसमें इंसर्ट की, वाली साहब की जो अपनी कैलीग्राफी थी बेसिक, तो वो इन्वेंट की। तो उसके बाद जो है हमने उसकी कोडिंग को मजीद इम्प्रूव किया, तो एक नया फॉन्ट डेवलप किया। ये यानी 2009 की बात है। उस वक्त हमने अपना फॉन्ट इस सतह पे लेके आए कि उस वक्त हमें खुद से कोडिंग का आइडिया नहीं था, यानी हम एडिटिंग करते थे और पहले से बने हुए फॉन्ट में इजाफे करके, उसमें चेंजेस करके, उसमें नई कोडिंग कर लेते थे। लेकिन एक जीरो से नया फॉन्ट डेवलप करना वो जरा एक काफी थिक टास्क, बड़ा टास्क था, तो वो अभी हमने ठीक है। स्टार्ट नहीं था किया। हाँ, तो यानी ठीक है। डेवलपमेंट का जो सारा प्रोसीजर है ना वो मैं करता हूँ, वो मेरे एंड पे है, यानी फॉन्ट की सही। जो प्रोग्रामिंग है वो मेरे एंड पे। तो फिर अभी रिसेंटली फिर इस पे काफी रिसर्च वर्क मैं करता रहा, तो फिर हमने जो है ना खुद से फॉन्ट डेवलप करना सीखा मैंने। तो ठीक है। उसमें मुख्तलिफ जो है वो नेट वगैरह से हेल्प लेके कि फॉन्ट कैसे डेवलप करते हैं, फॉन्ट्स के कौन को डेवलप करने के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको लेके फिर हमने अपना फॉन्ट डेवलप करने का काम शुरू किया। तो उस वक्त फिर हमने एक अपना फॉन्ट बेसिक डेवलप किया। तो उसके बाद हमारा इधर आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है अरफा टावर के अंदर, तो ये 2016 में 2016 में डॉक्टर उमर सैफ थे उसके हेड। तो हमारी उनसे एक मीटिंग हुई, हमारे एक दोस्त थे उनके रेफरेंस से, क्या कि हमने ये काम किया है, तो हमने कहा कि आप हमें असिस्ट करें कि हम इसको जो है ना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाएं, और हम चाहते हैं इसको बना के हम जो है लोगों के यूज़ के लिए फ्री में दें। तो उन्होंने जो है वो हमारे काम से मुतासर हुए। वो असल में आईटी के फील्ड के थे, उन्हें उर्दू से भी लगाव है काफ़ी, और वो बल्कि खुद शायरी वगैरह भी जो है शायरी का भी ज़ौक रखते हैं। तो उन्हें यानी इन चीज़ों के हर्डल्स का पता था कि ये उर्दू फॉन्ट्स के हर्डल्स हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन हर्डल्स को दूर करके एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने हमें हायर किया, तो हम आईटी यूनिवर्सिटी में जो है ना 2 साल जो है उनके साथ काम करते रहे हैं। उस दौरान हमने एक फ़ॉन्ट डेवलप किया मेहर नस्तालीक वेब के नाम से। तो हमारा ताल्लुक कराई बिरादरी से है, तो हम मेहर कहलवाते हैं। तो इस वजह से फ़ॉन्ट का नाम वालिद साहब ने मेहर नस्तालीक रखा, क्योंकि वालिद साहब के नाम का जो लास्ट पार्ट है वो भी मेहर है, नसरुल्लाह मेहर। तो इसकी वजह से जी। यानी मेहर नस्तालीक, हाँ, तो मेहर नस्तालीक रखा। तो बेसिक हमारा उस वक़्त एम था कि सबसे बड़ा जो उस वक़्त फ़्लॉ चल रहा था, वो ये था कि जदीद दौर में वेब एम्बेडिंग के लिए और मोबाइल ऐप एम्बेडिंग के लिए कोई मुनासिब फ़ॉन्ट दस्तयाब नहीं था। अब वेब एम्बेडिंग के लिए हमें फ़ॉन्ट चाहिए कम से कम साइज़ का, ताकि हम उसे एम्बेड करें, तो फिर जब भी वो यूज़र की जो भी वाइवर है, उसके मोबाइल या उसके कंप्यूटर पे लोड हो, तो वो जल्द से जल्द लोड हो जाए और फिर उसको उसी फ़ॉन्ट के अंदर डिस्प्ले करे। तो उसमें ये था कि अभी देखें नफीस नस्तालीक था।
जो नोटो नस्तालीक है, ये भी कोई मेरे ख्याल है 500 600 केबी का फॉन्ट है। तो जो सही उर्दू टाइप सेटिंग है ये 350 केबी का फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो सही। अब ज़रूरत इस बात की थी कि हम जो है कम से कम जो है ना वो साइज़ में एक फॉन्ट डेवलप करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम शुरू किया और हमने जस्ट 100 केबी में, वाह। 100 केबी के अंदर हमने उर्दू का नस्तालीक का जो है एक प्रॉपर फॉन्ट जो है वो किया, डेवलप किया। गुड। अब उस फॉन्ट की ढेर सारी जो हैं वो खूबियाँ हैं। उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि 100 केबी के अंदर जस्ट 100 केबी उसको हम असल में वेब एम्बेडिंग के लिए एक और फॉन्ट की फॉर्मेट यूज़ होती है उसमें तो मज़ीद रिड्यूस होती है WOFF फॉर्मेट, वूफ फॉर्मेट उसे बोलते हैं। तो वूफ फॉर्मेट में फ़ॉन्ट को कन्वर्ट करने के बाद उसका साइज़ जस्ट 57 केबी रह जाता है। तो मतलब जस्ट 57 केबी का लोड होना डाटा और फिर उसको फ़ॉन्ट में दिखाना, तो वो बहुत ईज़ी था कंप्यूटर के लिए, बजाय इसके कि वो 350 500 केबी का डाटा लोड करे। यानी वो जी। यूज़र पे भी बर्डन था, वेबसाइट को लोड होने में भी देर लगती थी और सारी चीज़ें। तो फिर दूसरी चीज़ थी कि उनकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जो नफीस नस्तालीक, नोटो नस्तालीक, तो इनकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। जैसा मैंने बताया ना कि नफीस नस्तालीक को शुरू-शुरू में जो कंप्यूटर थे पेंटियम 3 वगैरह, उस दौर में तो ज़्यादातर हमारे यहाँ तो अब भी कई लोग जगह पे अक्सर जगह पे ये यूज़ हो रहे हैं। तो उस वक़्त इन कंप्यूटर्स पे जो है उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी कि 5 मिनट एक 50-100 सफ़े की किताब का फ़ॉन्ट अप्लाई करने पे लग जाते थे। फिर हम टेक्स्ट को एडिट करने लगते थे, हम कर्सर को मूव करते थे, तो जो है वो 5 सेकंड बाद कर्सर नेक्स्ट वर्ड पे मूव होता था। तो यानी इस तरह के ढेर सारे फ्लॉज़ थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फास्टेस्ट रेंडरिंग स्पीड का जो है ना, इसको रेंडरिंग स्पीड बोलते हैं, यानी टेक्स्ट की रेंडरिंग स्पीड। तो हमने जी। फास्टेस्ट रेंडरिंग स्पीड दी अल्हम्दुलिल्लाह मेहर नस्तालीक वेब फ़ॉन्ट के अंदर। तो इसकी यानी रेंडरिंग स्पीड बहुत फास्ट थी। फिर हमने जो है इसका जो कैलीग्राफिक स्टाइल जो रखा बहुत खूबसूरत वालिद साहब की कैलीग्राफी है और मतलब जो हमारा पाकिस्तान का जैसा मैंने बताया कि लाहौरी नस्तालीक पाकिस्तान में पसंद की जाती है। तो हमने जी। उसका जी। कैलीग्राफी लाहौरी नस्तालीक स्टाइल रखा। तो जो नफीस नस्तालीक है इसका स्टाइल भी लाहौरी नस्तालीक था। लेकिन चूंकि प्रोग्रामर और जो कैलीग्राफर था उनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसकी वजह से उसका रिजल्ट काफी खराब हो गया। तो दूसरा जो है नोटो नस्तालीक और जो उर्दू टाइप सेटिंग है ना, ये उन्होंने किसी अरेबियन से उन्होंने उसकी शेप्स लिखवा ली हैं, यानी वो हमारे मिजाज का ही नहीं है। वो हमें यानी अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी शेप्स ही उनके स्टाइल की हैं, तो टर्किश स्टाइल की हैं, तो वो उन्हें अच्छा लगता होगा, हमें नहीं लगता। यानी यहाँ अच्छा। पाक इंडिया के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती शेप्स। तो हमारे यहाँ लाहौरी नस्तालीक चलता था, तो हमने उसको लाहौरी नस्तालीक में लेके आए। फिर हमने उसको जॉइंट बेस्ड बनाया ताकि दुनिया की हर जुबान का हर लफ्ज लिखा जा सके। तो जॉइंट बेस्ड बनाया। तो हमने जस्ट सिर्फ जो है ना मेरे ख्याल है 3 380 कैरेक्टर यूज़ किए, जस्ट 380। यानी हाँ। हम उसको इस टेक्निक के साथ लेके आए कि जस्ट 380 कैरेक्टर्स के साथ हमने नस्तालीक का पूरा फ़ॉन्ट डेवलप कर दिया। हाँ। तो हाँ। हाँ, उसमें फिर बहुत। हमने सबसे पहले हाँ, उसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ दी वो थी कि कैलीग्राफी में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं कशीदा। यानी बा एक लिखी हुई है ना वो सिंपल है, फिर एक बा ज़रा खींच के लंबी करके स्ट्रेच्ड शेप में लिखी हुई है। आपने देखी होगी, या एक सीन दंदानों जी। वाली लिखी हुई है, एक सीन ज़रा लंबी करके खींच के लिखी हुई है। जी। 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 बिल्कुल। स्ट्रेच्ड शेप उसे बोलते हैं या कशीदा बोलते हैं उसे। तो हमने उसकी सपोर्ट फ़ॉन्ट में फर्स्ट टाइम शामिल की इसी मेहर नस्तालीक वेब फ़ॉन्ट में। कि हमने इसमें सही। कशीदा की लेकिन लिमिटेड सपोर्ट थी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स तक, तो वो सही। हमने शामिल की उसमें। तो उसके बाद जो है हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज़ कर दिया। 2017 में हमने ये फ़ॉन्ट रिलीज़ किया, तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। बड़े-बड़े कैलीग्राफर्स जो हैं उन्होंने उस पे हमें एप्रिसिएशन दी और मतलब इवन लोग देखने वाले कहते थे कि ये देख के लगता ही नहीं है कि ये फ़ॉन्ट है, ये कैलीग्राफी लग रही है। तो अच्छा। हाँ। उसपे उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम किया। तो इसी वज़ह से हमें जो है फिर यानी काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिली और अब भी यानी हमारा मेर नस्तालीक वेब फ़ॉन्ट उसकी जो ऑफ़िशियल वेब पेज है, उस पर 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स उसकी हो चुकी हैं। मोर देन हाँ। 50,000। ये ऑफ़िशियल डाउनलोड्स हैं। जो अनऑफ़िशियल हैं डिफरेंट बिल्कुल। वेबसाइट्स पे पड़ा है, जी। उन्होंने जी। कॉपी करके रखा हुआ है या लोगों ने पर्सनली एक-दूसरे को दिया है, वो अनलिमिटेड है। तो सही मैं सही। आपको इसकी भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान या एशिया,
ये हम्म। आप हैरान हो गए ये सुन के कि एशिया के बाद सबसे ज्यादा ये फॉन्ट यूरोप में यूज हो रहा ओह माशाल्लाह, वेरी है। गुड, हाँ, बेहतरीन। वेब पे, हाँ वेब पे हमने ने इसको करने के लिए मैप लगाया था कि फॉन्ट कहाँ कहाँ से जो यूजर हैं वो आके इसको डाउनलोड करते हैं। तो वो हम्म, हमने जब मैप ओपन किया अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने देखा, तो वहां पे पता चला पाकिस्तान में ना से यानी इंडो पाक पाकिस्तान इंडिया में तो यूज होती है ना उर्दू, लेकिन बिल्कुल। यूरोप में भी और फिर अमेरिका में भी काफी ज्यादा तादाद में जो है वो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें यानी बहुत ज्यादा वो पजीराई मिली। तो उसके बाद फिर वाहिद साहब ने जो है नेक्स्ट स्टेप ये किया कि हमने कहा कि हम एक और जो है ना वो फॉन्ट था, असल में बताया कि मैंने आपको कि वेब एम्बेडिंग और मोबाइल ऐप एम्बेडिंग के लिए था, यानी उसका बेसिक पर्पज ये था। उसका जो यानी मैं आपको आपने जो ड्रॉबैक्स है ना वो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस फॉन्ट का सही। जो ड्रॉबैक था वो ये था कि वो चूंकि हमने उसमें मिनिमम शेप्स यूज की थी, लिमिटेड उसको रखा था ताकि हम हम्म, वेब पे कम से कम साइज में ले जाए। तो जब हम उसको बहुत बड़े साइज में कोई लफ्ज लिखना चाहें ना, तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जॉइंट्स की जॉइनिंग में, यानी वो जी। प्रॉब्लम थोड़ी सी शो होती है क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड सी शेप्स लेके उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ जोड़ा है। जहां पे हम्म, एक्चुअली मैंने बताया ना कि एक लफ्ज की 15 शेप्स बनती थी, इनिशियल कैरेक्टर कोई भी ले लें, बा इनिशियल ले लें, उसकी 15 शेप्स, हमने उसकी जस्ट 3 शेप्स यूज की हैं उस फॉन्ट में। तो ओके। जाहिर है, और हाँ तो जाहिर है फिर उसमें थोड़ा सा जो है ना ये वजह आएगी। तो अब कुछ लिमिटेशन लोग हो जब गई। उसको बड़े, हाँ लिमिटेशन होगी। तो हमने बताया था कि ये छोटे पॉइंट के लिए यानी आप मैक्सिमम 16 टू 18 पॉइंट साइज तक इसको आप रखें, इसको यूज करें तो बिल्कुल हाथ की कैलीग्राफी लगेगा और आपको कहीं पे वो जो है जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर है वो छोटा होके वो चीज छुप जाती है। तो उसके बाद हमने असल में फिर बड़ी लिखाई, असल कैलीग्राफी में ना दो टाइप, जैसे हम आप देखते हैं उसमें इंग्लिश फॉन्ट्स में होता है रेगुलर फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट, इस तरह। तो जो उर्दू नस्तालीक कैलीग्राफी है इसमें जो ये टर्म यूज होती है, इसमें होती है एक जली फॉन्ट और खफी फॉन्ट, हम्म, हम्म, यानी कैलीग्राफी में। तो जो जली कैलीग्राफी होती है ना वो होती है आपने बुक का टाइटल लिखना है यानी बड़े हरूफ में लिखना है, तो जी उसमें जी। होता ये है कि उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नोक पलक संवार के उसको लिखा जाना चाहिए क्योंकि उसने बड़ा करके लगना है साइन जी बोर्ड्स के लिए, होर्डिंग्स के लिए, पेनाफ्लेक्सिस पे लगने के लिए। तो ये जो स्टाइल चलता है कैलीग्राफी का वो जेली स्टाइल चलता है। लेकिन बुक्स सही। वगैरह में, न्यूज़पेपर में जो चीज चलती है वो चाहिए हमें जरा बोल्ड सी, और जो है उसकी यानी जरा उसकी रिक्वायरमेंट और है। तो यानी खफी, उसको हम खफी स्टाइल कहते हैं, जो छोटे पॉइंट में बुक में चलनी है या न्यूज़पेपर में चलनी है। तो उसके लिए जो है यानी हमारा जो ये वेब बेस्ड फॉन्ट था मेहर नस्तालीक वेब, ये खफी का फॉन्ट था। सही। तो हाँ ये खफी यानी छोटे पॉइंट साइज में लिखे जाने के लिए। ठीक। तो उसके बाद ठीक। हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम जली नस्तालीक फॉन्ट पे काम करते हैं। तो जली नस्तालीक फॉन्ट, जली नस्तालीक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फॉन्ट डेवलप किया है। असल में पहले हमने स्टार्ट तो किया था, उस वक्त हमारा आईटी यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हम आईटी यूनिवर्सिटी के तहत ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम्म, गवर्नमेंट चेंज हो गई और डॉक्टर उमर सैफ साहब भी चले गए, उन्हें भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो उसके बाद हमारा कंट्रैक्ट आगे मजीद रीन्यू नहीं हो सका क्योंकि हमारी असल में डायरेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग थी वो डॉक्टर उमर सैफ साहब के साथ थी। तो नए वीसी सही। जो आए वो इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो जी। इस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे मजीद उनसे नहीं चल सका। तो फिर हमने अपने ज़ाती तौर पे जो है इसको आगे चलाया प्रोजेक्ट, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहर नस्तालीक लाहौरी के नाम से एक फॉन्ट डेवलप किया। तो सही उसमें सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ज़बरदस्त फॉन्ट है कि उसमें लिख के मैं अक्सर मेरी फेसबुक पे आप देखें मैं पोस्ट वगैरह लगाता रहता हूँ, यानी कोई उसको देख के ये पहचान ही नहीं सकता कि ये कंप्यूटर फॉन्ट है या हाथ से की गई किसी बड़े खतात की कैलीग्राफी है। उसको देख के कोई पहचान नहीं सकता। यानी वो, और बहुत। उसमें हमने फिर उस कैलीग्राफी की जो सारे रूल्स हैं उनको अप्लाई किया है, 100% कैलीग्राफी के रूल्स के मुताबिक बनाया। क्योंकि मुझे ये था कि वालिद साहब मुझे अपनी बात आसानी से कन्वे कर सकते हैं, मैं प्रोग्रामिंग की लिमिटेशंस वालिद साहब से जो है वो डिस्कस कर सकता हूँ। तो फिर वालिद साहब हम्म, मुझे उसका अल्टरनेट बता देते हैं कि इसको ये नहीं यूं कर दो। सही तो सही। हाँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग की भी लिमिटेशंस होती है ना, हर बिल्कुल। चीज यानी जो है वो ये तो नहीं है कि जैसी कैलीग्राफर ने लिख दी वैसी हो जाएगी, उसमें अपनी लिमिटेशंस बिल्कुल। है। तो उन बिल्कुल। लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहर नस्तालीक लाहौरी के नाम से फॉन्ट डेवलप किया, बहुत हम्म, जबरदस्त वो रिजल्ट देते हैं। उसमें फिर हमने जैसा मैंने आपको बताया मेहर नस्तालीक वेब में हमने लिमिटेड कशीदा की सपोर्ट दी थी, लिमिटेड हम्म, कशीदा।
तो हमने इसमें मेर नस्तालिक लाहौरी में 100% कशीदा की सपोर्ट दी। यानी इसमें एक जो लफ्ज है ना वो मल्टीपल कशीदा के साथ लिखा जा सकता है। यानी एक लफ्ज मोहम्मद है ना, वो मोहम्मद सिंपल बगैर कशीदा के लिखा जाएगा। फिर एक मोहम्मद है उसमें जो है मीम की, असल में ना दो तरह की मीम की शेप कैलीग्राफी में यूज होती है। एक को गोल मीम होती है और एक जरा नुक्ते वाली मीम होती है, नुक्ता स्टाइल। मैं आपको सैंपल शेयर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। वो आप मतलब इस गुफ्तगू में एडिटिंग में लगा दीजिएगा। तो हाँ, तो वो मोहम्मद यानी कि दो शेप्स, यानी हमने कैलीग्राफी में ये किया फर्स्ट टाइम कि हमने फॉन्ट डिवेल्प ना एक अकेला सिंपल फॉन्ट टाइपेबल नहीं बनाया, हमने उसमें जितनी वेरिएशंस कैलीग्राफिकली पॉसिबल थी, यानी एक लफ्ज को लिखने के जितने कैलीग्राफी के मुताबिक, कैलीग्राफी की रोल के मुताबिक पॉसिबल वेज थे, वो हमने सारे के सारे उसमें ऐड कर दिए। यानी अब लफ्ज जो है, यानी हमारा एक फॉन्ट वो सिर्फ एक सिंपल बेसिक फॉन्ट नहीं है जैसे नूरी नस्तालिक, नोटो नस्तालिक, नफीस नस्तालिक है, बल्कि एक मुकम्मल सॉल्यूशन है, एक मुकम्मल कैलीग्राफी का सॉल्यूशन है कि एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है। और फिर इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये हर सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में, इन डिजाइन में, इलस्ट्रेटर में, हत्ता कि नोट पे का जो है वो यूज हो सकता है। यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो यूनिकोड की है, और फॉन्ट का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, टेक्नोलॉजी है ओपन टाइप। तो ओपन टाइप जो है ना, असल फॉन्ट की जो है ना एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से, यानी टेक्नोलॉजी की वेरिएशन के लिहाज से जो टाइप्स हैं उनमें एक ट्रू टाइप फॉन्ट्स होते थे, और फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, उनको ओपन टाइप कहा गया। तो ओपन टाइप फॉन्ट में ना काफी सारे फीचर्स हैं कि वो कैलीग्राफी के फीचर्स देता है। तो हमने वो फीचर्स फॉन्ट के कि उसमें ये होता है कि ये वेरिएशंस देता है शेप की, कि हम एक, इसकी मैं सैंपल्स आपके साथ शो करूंगा कि हम एक लफ्ज है उसको हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर एक लफ्ज है हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो लिख के नीचे उसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक एरो बना होता है उस पर क्लिक करते हैं, तो उस फॉन्ट की जो अल्टर, उस लफ्ज को लिखने की जो अल्टरनेट शेप्स हो सकती हैं, वो पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वो सारे दे देता है। ये लफ्ज इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी, और जस्ट हम सिंगल क्लिक करके उसको चूज कर लेते हैं। यानी हाँ, ये फैसिलिटीज जो है ना, ये अडोब ने अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो प्रोडक्ट्स है ना, इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर वगैरह इसके अंदर दी हैं। और दूसरा कोरल ड्रॉ ने दी है, कोरल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है ना, तो इसमें यानी इन दो सॉफ्ट, और फिर एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने भी दी है वर्ड के अंदर। तो इनको हम स्टाइलिस्टिक सेट्स बोलते हैं फॉन्ट की लैंग्वेज में। तो यानी एक, यानी मुकम्मल सॉल्यूशन बन जाता है कि यानी ये सिर्फ एक सिंपल फॉन्ट नहीं है, इसमें एक मुकम्मल कैलीग्राफी का सॉल्यूशन है, उसमें एक लफ्ज को लिखने के मुतअद्दिद तरीके हैं, वर्सटाइल है। यानी फॉन्ट आप उसमें जैसे एक कैलीग्राफर का हाथ से मुख्तलिफ तरीके से लिख सकता है, इसी तरह हमारा फॉन्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज को एक नहीं 4-5 तरीके से लिख सकता है। एक लफ्ज एक ही है, उसको लिखने के जो पॉसिबल वेज हैं कैलीग्राफिकली, वो सारे वेज मौजूद हैं फॉन्ट के अंदर। तो इसी अलावा ये तो था हमारा नस्तालीक का। तो नस्तालीक के अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो दीगर रस्मुल खत जो टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी मैंने आपको बताई यही हैं शुरू में, सुल्स है, सुल्स के अंदर भी हमने काम किया, उसका एक फॉन्ट डेवलप किया, उसको मजीद भी मैं काम अभी कर रहा हूँ। उसके अंदर भी हमने उसके अंदर असल में नस्तालीक है ना, उसके अंदर वेरिएशन की बहुत कम है। नस्तालीक के अंदर वेरिएशन कम है। जो सुल्स फॉन्ट है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा। अब उसमें इवन मैंने ये फैसिलिटी रखी है कि एक लफ्ज है ना, एक जस्ट वन वर्ड, एक लफ्ज है बला, बे लाम अलिफ ला, ये वर्ड है, इस वर्ड के 80 मल्टीपल वेरिएशंस फॉन्ट में मौजूद हैं, 80। यानी इस बला के लफ्ज को 80 तरह से लिखा जा सकता है। तो हाँ, इतनी वेरिएशंस हैं। तो इसी तरह यानी हर लफ्ज की मल्टीपल वेरिएशंस मौजूद है। एक लफ्ज है ना, उसको हम नून है, नून को लिखने के सुलस फॉन्ट में 7-8 वेज है, मुख्तलिफ स्टाइल से लिखा हुआ, वो सारे मौजूद है फॉन्ट के अंदर। और हम डायरेक्ट टाइपिंग के अंदर हम डायरेक्ट उस चीज को जो है वो ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट टाइपिंग के अंदर हम ड्रॉप डाउन में उसके अल्टरनेट शेप्स आ जाएंगी, ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुलेगी, तो उसमें हम जो चीज चाहें वो चूज कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में उसको यूज करने का जरा डिफरेंट तरीका है, उसमें स्टाइल्स एक ऑप्शन होता है, स्टाइल सेट। तो स्टाइलिस्टिक सेट वो अप्लाई करने पड़ते हैं कि स्टाइलिस्टिक सेट 1 अप्लाई किया तो और टाइप की शेप डालेगा, स्टाइलिस्टिक सेट 2 अप्लाई किया तो और टाइप की शेप डालेगा। तो यानी हमने खत्ते सुल्स पे काम किया। फिर ग्राफिक आजकल एक और जो है ना मेथड वो मौजूद है, वो है डिजिटल टैबलेट और पेन।
डिजिटल टैबलेट और पेन की मदद से जो है हम डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो जो जो लिखते जाएंगे जैसे जैसे वैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे वेक्टर फॉर्म में वो हमें दे देगा। तो यानी बिल्कुल। तो डिजिटल कैलीग्राफी बोला जाता है। यानी डिजिटल कैलीग्राफी का जब वर्ड यूज होता है ना, तो उसमें यही होता है कि डिजिटल पेन की मदद से डिजिटल टैबलेट पर आप जो जैसे जैसे कैलीग्राफी करते हैं वो कैलीग्राफी करता चला जाता है। तो इसके लिए वैकम की टैबलेट्स वगैरह कुछ यूज होती हैं। तो फिर इसी का आगे नेक्स्ट स्टेप था फॉन्ट डेवलपमेंट का। उसमें हम वेक्टर में पहले कैलीग्राफी करके सारी शेप्स वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं, और उन वेक्टर फॉर्म की शेप्स को फिर हम उनकी कोडिंग करते हैं, उनको पीछे उनकी लॉजिक्स वगैरह लगाते हैं, उससे हम एक जो है यानी वो कंप्लीट फॉन्ट डेवलप करते हैं। तो मतलब अब अक्सर असल में फॉन्ट बोला जाता है ना, तो लोग समझते हैं कि बस इन्होंने फॉन्ट बना लिया तो ये तो कोई बहुत आसान सा काम था, फॉन्ट बन गया तो अब तो बहुत इजी है, ये इजीली फॉन्ट से टाइप करके हमें दे रहे हैं। अब हमें इस स्टेज पर पहुंचने के लिए कि हम इजीली टाइप करके कैलीग्राफी कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो हमें तो उसके पीछे सालों की मेहनत लगी है। वाली साहब के 15-16 साल लगे हैं, 11 साल मेरे लगे हैं। तो 2009 से 2020 तक के इतनी सालों की मेहनत के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हम जो अब इसमें हम पे ऐसे ऐसे दौर भी आए हैं कि हम मुसलसल कई कई घंटे, मतलब हम मोर देन 24 आवर्स मुसलसल काम करते रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हाँ। जो है ना उसमें लॉजिक्स लगानी होती हैं। उसमें एक जगह पे बंदा फंस जाए तो फिर उसको क्लियर करने में, उसके बारे में कोडिंग करने में, उसको डीबग करने में, या कोई बग आ रहा हो तो काफी टाइम लग जाता है, और फिर बंदा वहीं लगा रहता है, और फिर ज़हन भी बंदे का ना वहीं चला रहता है। अब कई दफा मैं जी। प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं बाद में जब सोने के लिए लेटता हूँ ना, मेरे ज़हन में वही चल रहा होता है कि मैंने इसको इस कैसे करना है, इसकी शेप कैसे करनी है। वो सारा मतलब नींद में भी मेरे वो जो है ना वही चीज चल रही होती है। तो मतलब कोडिंग लोग तो करते यही समझते रहते हैं कि पता नहीं बहुत आसान था ये काम, आपने कर लिया है। तो अब अगर हम किसी से कहें कि जी हम इतने पैसे लेंगे इस चीज को करके देने के, तो लोग कहते हैं जी ये तो सिंपल कंप्यूटराइज्ड है, आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। उन्हें ये नहीं ना पता कि इसके पीछे हैं। मेहनत कितनी लगी है, जिसके बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो बिल्कुल है। ये बिल्कुल है। यानी असल में इसके पीछे बहुत यानी ये एक है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आगे ये भी इरादा है कि मैं फ़ॉन्ट डेवलपमेंट का कोर्सेज़ भी पाकिस्तान में लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह, कि लोगों को बहुत सिखाऊँगा, अच्छी। लोगों को अवेयरनेस पैदा करूँगा कि फ़ॉन्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो डिफरेंट कैलीग्राफर्स को मैंने इसकी तरफ जो है वो राग़िब किया है कि वो कैलीग्राफी से फ़ॉन्ट डेवलपमेंट की तरफ आएँ। असल में शुरू में कुछ कैलीग्राफर्स भी जो है ना, अब कुछ कैलीग्राफर्स भी हमसे, जब हमने कैलीग्राफी डिजिटलाइज़ करनी शुरू की ना, तो वो जैसे एक वो फ़ील्ड की जेलसी होती है ना, वो वैसा भी हुआ। कुछ लोगों ने हमें डिसग्रेस भी किया कि जी ये क्या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर को उन्होंने समझा जैसे ये तो कोई बड़ी बुरी चीज़ है, जैसे कंप्यूटर को यूज़ करना गलत बात है। हालाँकि जैसे देखा जाए तो हर फ़न को, जैसे हर फ़न जो है अब डिजिटलाइज़ हो रहा है। तो ये वक़्त की एक ज़रूरत थी कि एक कैलीग्राफी है, एक फ़न है हमारा, तो वो एक मर रहा था, हमने उसको डिजिटलाइज़ करके अब उसको रहती दुनिया तक हमेशा के लिए कर दिया। अब हम नहीं रहेंगे, हमारा फ़ॉन्ट रहेगा, वाली साहब की कैलीग्राफ़ी हमेशा के लिए मौजूद रहेगी, जो मर्ज़ी उसकी मदद से लिख सकेगा। लेकिन अब अगर कोई जो बिल दीगर कैलीग्राफ़र हैं इस में मौजूद हैं, उन्होंने जो लिख दिया बस उनका वही है, वो मज़ीद तो उसकी मदद से कुछ नहीं यानी उनको जनरेट हो सकता। हमने जो यानी डेवलप किया है ये हमारा एक एसेट बन गया है, ये इसको लॉन्ग रन में यूज़ हो सकता है हर जगह। तो बिल्कुल। दूसरी जो अहम बात मैं एंड पे करना चाहूँगा वो यही है कि कैलीग्राफी मतलब हमारा शुरू से ही जो है एक बहुत मुकद्दस पेशा रहा है। तो असल में कैलीग्राफी को और डिजिटल कैलीग्राफी का लोग ना कंपैरिज़न करने लग जाते हैं। असल में ये दोनों डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं। अब हाथ से कैलीग्राफी करना बहुत बड़ा फ़न है, इससे कोई शक नहीं। यानी एक बंदा है उसने हाथ से इतनी खूबसूरत कैलीग्राफी की है, वाली साहब ने अपने 25-30 साल हाथ से कैलीग्राफी की है, करते रहे हैं मुसलसल। तो मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, पोस्टर्स लिखे हैं, बेशुमार काम किया है, पूरे कुरान मजीद की तफ़सीर लिखी है, तो 5-6 हज़ार सफ़हात की। तो ये सारा तो उसमें उन किया है, तो वो बहुत मेहनत तलब काम है। उसका यानी कोई मुकाबला नहीं है कि हम उसको डिजिटलाइज़ काम के साथ उसका कंपैरिज़न करें। तो उसके कंपैरिज़न यानी कि एक अलग फ़ील्ड है उसी की फ़ील्ड यानी कैलीग्राफ़ी की, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, उसको डिजिटलाइज़्ड वे में है। तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो लेकिन ये वक़्त की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एक कैलीग्राफ़र के पास जाए कि जी मैंने ये बुक कैलीग्राफ़ी में कन्वर्ट करवानी है, तो वो कहेगा मैं 1 महीने में लगा के आपको लिख दूँगा। जबकि फ़ॉन्ट अगर हमारे पास मौजूद हो, तो हम 1 दिन में बुक टाइप करेंगे, 2 दिन में और फ़ॉन्ट अप्लाई करके दे देंगे, तैयार है बुक। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट, टाइम रिड्यूस हुआ सारा कुछ ये, तो ये हुआ। तो यानी कैलीग्राफ़ी बहुत बड़ा फ़न है, इसको मैंने बताया जैसे कि हमेशा से बादशाहों की सरपरस्ती हासिल रही है। तो
अब भी हमारा अब जो कैलीग्राफी पे थोड़ा ज़वाल आया हुआ है, उसकी वजह यही है कि अब हमें हमारे यहाँ इंडो-पाक में जो है इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है कहीं भी। अगर हम देखें ना सही। तुर्की में, ईरान में बहुत ज़्यादा कैलीग्राफर्स को फैसिलिटीज़ हासिल हैं। कैलीग्राफी हत्ता कि वहाँ ईरान में जो है ना, वहाँ पे कोई भी जो शख्स है वो किसी अहम ओहदे पे उस वक़्त तक फ़ाइज़ नहीं हो सकता जब तक उसको कैलीग्राफी ना आती हो। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, इतनी ज़्यादा यानी वो उसको करते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुक़द्दस और बहुत अज़ीम पेशा था, लेकिन इस यहाँ पे हमें बिल्कुल डिसग्रेस किया गया। कैलीग्राफ़र बेचारे भूखे मरने पे आ गए क्योंकि जब डिजिटलाइज़ दौर आ गया सारा कुछ, तो अब हम मतलब मैं तो यही गुज़ारिश करूँगा कि हुकूमत या जो बड़े इदारे हैं, वो कुछ कैलीग्राफ़र्स को सपोर्ट करें, कैलीग्राफ़ी को भी सपोर्ट करें और इसी तरह डिजिटल कैलीग्राफ़ी है, इसको भी सपोर्ट करें, इसको आगे लेके आएँ ताकि जो है ये फ़न जो एक हमारा एक अज़ीम विरसा है, जिसका हमारा हुँ, जो है हमारे दीन के साथ भी ताल्लुक है और वैसे भी एक जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन होती है इसको देख के। जो भी लफ्ज़ जो हैं बिल्कुल, उसको हम देखते हैं तो हमें खूबसूरती लगती है, हमारी रूह को तस्कीन मिलती है। तो मेरी तो यही गुज़ारिश है कि जो बिल्कुल, भी कोई अरबाब इख्तियार हैं कि वो इस पे ख़ुसूसी तवज्जो दें और इस फ़न को प्रमोट करने में अपना अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपने बेशक जब आपने मुकम्मल तौर पे हमें इब्तिदा से पूरी तारीख़ के साथ जो हमें टाइप्स के ऊपर एक बहुत ही मुदल्लल और बेहतरीन जामिद तरीन जो है ना वो हमें एक तसव्वुर बताया है इसका। और उसके साथ-साथ आप लोग भी जो आपके और आपके वालिद की जो बेमिसाल काविश हैं, ठीक है? इसको ना सिर्फ़ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं इसको रिलेट कर पाऊँ, तो ये बड़े हमारे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र जी, की बात है कि पाकिस्तान से है ना वो हमारे डेवलपर्स ठीक है ना, हमारे ख़त्तातों ने एक ऐसा काम किया जो कि पूरी दुनिया में जी, वो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है और बाकायदा पॉपुलर है, ठीक है ना? जिसको जो है वो एंडोर्स किया जाता है और जिसको है ना वो यूज़ किया जाता है। तो बेशक जी, जी। माशाल्लाह से आप जैसे लोग ही हैं, आपके वालिद साहब जैसे हज़रात, आप लोगों की खिदमत है जिसकी वजह से ना हम बेशक इस फ़न के ऊपर फ़ख्र भी कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग जी, जी। इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और जो एस्पायरिंग हैं, जो आना चाहते हैं, जिनको शौक है इस चीज़ का, वो डेफ़िनेटली इस मैसेज के साथ कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा प्रॉपर चैनलाइज़ करके, ठीक है, और अगर हम शौक और जज़्बे और जी, लगन के साथ अगर इस काम को सीखें, तो डेफ़िनेटली सीखने वाले भी मौजूद हैं और सिखाने वाले भी मौजूद हैं। और अगर थोड़ा-सा है ना वो जी, जी, खलूस बिल्कुल। नियत के साथ और दिल-जमी के साथ अगर इस काम को किया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके थ्रू भी जो है, वो आप इस मुक़द्दस काम को सीख भी सकते हैं और इसको जो है वो अपना एज़ अ प्रोफ़ेशन भी इसको है ना वो बिल्कुल अपना सकते हैं। जी, जी। तो ऑन द नोट बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ज़ीशान भाई, बहुत आपने शुक्रिया। बहुत अपना टाइम निकाल के हमें इंतहाई बेहतरीन तरीके से ना ये चीज़ समझाई और सिखाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जी, लिसनर्स जी। को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड जी, ऑन जी। दैट नोट आई से यू ऑल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगले एक पॉडकास्ट के लिए और अगले एक और नए टॉपिक के साथ, दूसरे एक और पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।